एक अनाथ लड़का सड़क से पकड़ लिया जाता है और उस पर बहुत तरह के बुरे प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पागल साइंटिस्ट उसे एक जिंदा हथियार बनाना चाहते हैं। वे उसे सब्जेक्ट नंबर 17 नाम देते हैं। सालों तक उसके शरीर में 500 से ज्यादा राक्षसों के सेल डाले जाते हैं। धीरे धीरे वो इंसान जैसा दिखना भी बंद कर देता है। उसका शरीर खराब होने लगता है और साइंटिस्ट को लगता है कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए वे उसे युद्ध में भेजने की सोचते हैं, जहां वह बस मरने के लिए इस्तेमाल हो सके। असल में उनका प्लान शुरू से यही था। जब दानवों की दुनिया का दरवाजा खुलता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स धरती पर आ जाते हैं। कुछ ही लोग हंटर बन पाते हैं और बहुत कम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उन मॉन्स्टर्स को रोक सके। इसीलिए इंसान एक गंदी चाल अपनाते हैं। वे चिमिरा हंटर्स बनाने लगते हैं, यानी कैदियों को मॉन्स्टर के सेल में मिलाकर लड़ने वाली मशीन बना देते हैं। जब काइमेरा नंबर 17 मॉन्स्टर की दुनिया में पहुंचा तो सब देखकर हैरान रह गए। वह अकेला ही एस रैंक से भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर को मार देता है। पूरी मॉन्स्टर की भीड़ को खत्म कर देता है, चाहे उसका अपना शरीर ही क्यों न टूट जाए। हंटर लोग दूर से देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि एक अकेला काइमेरा पूरे जत्थे से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, हंटर उसे जानबूझकर वहीं छोड़ देते हैं। उनको साफ आदेश मिलती है, काइमेरा 17 को जिंदा वापस मत लाना। लड़ाई के बाद उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक हड्डी बचती है। लेकिन अचानक वही हड्डी हवा में उठने लगती है और उसका पूरा शरीर फिर से बन जाता है। वह दोबारा जिंदा हो जाता है और इस बार वो बहुत ही हैंडसम जवान और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लड़का बनकर लौटता है। वो आश्चर्य होकर सोचता है कि क्या मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। लेकिन उसे याद आता है कि उसके अंदर अब भी मॉन्स्टर के सेल हैं, इसीलिए शायद वह आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर है। वह अपने तेज नाखून आसानी से बाहर निकाल लेता है, जैसे कोई किलर मोड ऑन कर दिया हो। लैब से कोई उसे लेने नहीं आया। उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है। फिर वह देखता है कि उसके हाथ में लिखा लैब नंबर भी गायब है। अब उसे लगता है कि शायद वह हमेशा के लिए लैब से आजाद हो गया। वह सोचता है कि शायद उसे इमोर्टल मॉन्स्टर वाली पावर मिल गई है। ऐसे मॉन्स्टर जो 3 बार तक फिर से जिंदा हो सकते हैं, जब तक उनका दिल या कोर ना टूटे। एक बात उसे अब भी याद है, साइंटिस्ट कहते थे कि इंसान और इमोर्टल मॉन्स्टर के सेल कभी नहीं मिल सकते, लेकिन वह तो अब सुपर पावरफुल बन गया है। पहले उसकी सोच जैसे किसी धुंध या जादू में बंद थी, लेकिन अब वो खुद को पूरी तरह आजाद और साफ दिमाग वाला महसूस कर रहा है। अब उसे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि वह फिर से इंसानों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करे, क्योंकि नंबर 17 नाम का आज्ञाकारी पालतू बनने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। वैसे भी वो नाम उसे बस ऐसे ही दे दिया गया था। वो अपना असल नाम याद करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक पुरानी याद वापस खींच लेती है। उसे याद आता है कि एक बूढ़ा साइंटिस्ट उसे बड़े गुस्सेल और पागल जैसा लड़का कहता था, लेकिन फिर भी उसे कहता था कि अब से लोगों की मदद करना। वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि वो अपनी जिंदगी 1000 लोगों को बचाने में लगा दे, लेकिन उस समय हमारा लड़का अपने डार्क इमो मोड में डूबा हुआ था और उसने उस बूढ़े आदमी को कोई जवाब भी नहीं दिया था। प्रेजेंट में वापस आते हुए वो उस सलाह को पूरी बकवास कहकर हंस देता है। उसे लगता है कि एक झुग्गियों में पैदा हुआ अनाज दूसरों की मदद कैसे करेगा। सूरज डूबते हुए आकाश को देखते हुए उसके एब्स ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे उनका खुद का लाइटनिंग सेटअप हो। वह थोड़ी देर के लिए बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उस सोच को छोड़ देता है, क्योंकि बदला लेने के लिए सामने वाला दुश्मन दिखना चाहिए। और इतने सालों बाद उसे लगता है कि उसका गुस्सा अब बस एक हल्की सी खुजली जैसा रह गया है। वैसे भी अभी मानव दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह सोचता है कि कभी न कभी वे लोग खुद उसे मिल जाएंगे, इसलिए अभी बदले वाली बात को एक तरफ रखकर आगे की जिंदगी पर ध्यान देना बेहतर है। अपने नए शानदार शरीर को देखते हुए, जहां डिवाइन ग्लो उसके प्राइवेट पार्ट्स को ढकता हुआ दिखता है, वो फैसला करता है कि आगे जीवन में वह एक असली इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी खोई हुई जिंदगी की भरपाई हो सके। चलते चलते उसे याद आता है कि उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। फिर उसे महसूस होता है कि उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार कभी कपड़े पहने थे या नहीं। वो दिमाग लगाकर सोचता है कि कौन सा मटेरियल अच्छा होगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो वह वही करता है जो कोई भी जंगल का आदमी करता। वह आसपास देखने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक पक्षी जैसे राक्षस की लाश दिखती है। वह सोचता है कि शायद यह किसी लड़ाई में मरा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। इससे वह समझ जाता है कि शायद यह जहर से मरा है, और यह बात उसके लिए अच्छी है, क्योंकि शरीर पूरी तरह ठीक है, स्किन निकालने के लिए परफेक्ट। वह अपना हाथ मॉर्फ करके एक बड़ा सा चाकू बना लेता है, जैसे मक्खन काटने जा रहा हो।
उसे लैब की बातें याद आती है कि पहले पेट से कट लगाओ, फिर हाथ पैर की तरफ बढ़ो। जैसे ही वह पेट काटता है, अंदर से बैंगनी धुआं निकलता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यह पॉइजन है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो उसे ऐसे सूंघता है जैसे कोई परफ्यूम हो। केवल एक बात उसे परेशान करती है, अब उसे इस जानवर की खाल धोनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बदबू बहुत खराब है। कुछ समय बाद वो उस बड़े टर्की जैसे मॉन्स्टर की स्किन निकालकर तैयार करता है और सोचता है कि पहली बार के लिए बुरा काम नहीं किया। खाल बनाने के बाद वो उसे धोने के लिए नदी पर जाता है, लेकिन जैसे ही वह खाल को पानी से निकालता है, उसे थोड़ी निराशा होती है। पहले यह नरम थी, पर अब एकदम सख्त हो गई है। वो सोचता है कि शायद मॉन्स्टर वाली बॉडी की वजह से यह हुआ होगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह खाल को जमीन पर फैलाता है और ऐसे पीटना शुरू कर देता है जैसे खाल ने उससे उधार का पैसा नहीं लौटाया हो। पीटते पीटते वह सोचता है, क्या लोग ऐसे ही खाल को नरम बनाते हैं, या मैं कहीं इसे खराब तो नहीं कर दूंगा। कुछ देर बाद पुराने जमाने वाला यह थेरेपी सेशन काम कर जाता है और खाल फिर से नरम हो जाती है। वह इसे उठाकर गर्व से देखता है और शर्म छुपाने के लिए बगल में रखी नंगी चिड़िया की लाश के पीछे झुक जाता है। वह खाल को एडजस्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उस मॉन्स्टर चिड़िया के सर पर हल्की सी आग जल उठती है और उसकी आंखें खुल जाती है, जैसे कोई इंसान देखकर शॉक्ड हो जाए कि उसकी कोई स्किन उतार रहा है। चायोन जल्दी जल्दी खाल में छेद बनाता है, उसे पहन लेता है और अपनी कमर पर एक बेल बांध लेता है, ऐसे जैसे कोई नए फैशन लॉन्च की तैयारी हो। उसे अंदर थोड़ा जहर भी लगा दिखता है, लेकिन सोचता है छोड़ो, इतना साफ करने में बहुत झंझट है। तभी चिड़िया एक तेज कान फाड़ चीख मारती है। चायोन चौंक जाता है, उसे लगा था कि यह तो मर चुकी है। चिड़िया इधर उधर तड़पती है और ऐसा लगता है जैसे उसे इंसानी भाषा भी समझ आती है। यह बात चायोन को थोड़ा हैरान कर देती है। वो अंदाजा लगाता है कि ये भी शायद मेरी तरह इमोर्टल मॉन्स्टर है, जो थोड़ी देर के लिए मरा हुआ लगता है लेकिन फिर से जिंदा हो जाता है। पहले चायोन बिना सोचे समझे इसे भून देता, लेकिन अब जब वह इसे कमजोर हालत में देखता है तो सोचता है इसकी जिंदगी अभी बच सकती है, इसे छोड़ देना चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता है, किस्मत ने आज तुम्हें बचा लिया, और चल देता है। जाते जाते वो कैजुअली बोल देता है, अगर किस्मत में लिखा हुआ होगा तो शायद वे फिर मिलेंगे। कुछ समय बाद वो एक गुफा में पहुंचता है, जैसे नया घर देखने आया हो। अचानक एक बड़ी सेंटीपीड उस पर कूदती है, पर चायोन की पलक भी नहीं हिलती। सेंटीपीड हमला करती है, पर चायोन की चिंता यह होती है यहाँ घर बनाने के लिए लाइट अच्छी है या नहीं। वह एक साफ कट से सेंटीपीड का सर उड़ा देता है, जैसे कोई मच्छर मारा हो, और मन में सोचता है ये गुफा रहने के लिए ठीक नहीं है। फिर वह बर्फीले पहाड़ों में जाता है, जहाँ एक यति उसे देखकर डर के मारे जमी हुई मूर्ति बन जाता है। लेकिन चायोन इस जगह को भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। फिर वह एक जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ के मशरूम इतने बदबूदार थे जैसे किसी ने ऑफिस में फिश माइक्रोवेव कर दी हो। तो ये जगह भी नो। वह और जगह देखता है, डरावनी लिजर्ड की गुफा, यहाँ तक कि एक आरामदायक सा वोल्केनो एरिया, पर कोई भी जगह सही नहीं लगती। आखिर वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचता है और नीचे का नजारा देखकर दंग रह जाता है। डीमन दुनिया में भी इतना सुंदर दृश्य। वह एरिया को देखता है और बिना कुछ सोचे चट्टान से कूद जाता है और नीचे गिरता है बिना चोट खाए। उसके सामने एक बहुत ही साफ लेक होता है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और मछलियाँ भी काफी है। कुछ मॉन्स्टर फिश पानी से बाहर कूदती है, जैसे उसे काटने की कोशिश कर रही हो। चायोन सोचता है इन्हें पकड़कर भूनकर खाने में मजा आएगा, सही रहेगा, जैसे कैंपिंग मील। गहराई से सोचने पर चायोन समझ जाता है कि यह जगह रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ, साफ हवा और हर तरफ फूल है। वो तय करता है कि वो यहीं अपना घर बनाएगा। वह इस नए घर का नाम रखता है चायोन डियोन हाउस। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड के एक दूसरे हिस्से में अचानक हवा चमकने लगती है और एक पोर्टल फटता हुआ खुलता है। उसमें से कुछ जबरदस्त स्पीड से निकलकर जमीन पर जोर से टकराता है। धुआं हटते ही एक रोबोट जैसा इंसान खड़ा होता है। वह इधर उधर देखता है और पूछता है कि क्या यह सच में डीमन रेल्म है। फिर वह हवा और फूलों की सुंदरता देखकर खुश हो जाता है और सोचता है ये जगह भी चियान डुओन हाउस बनाने के लिए परफेक्ट है। वह अपने हाथों से बेल जैसी चीजें निकालता है और एक ही झटके में अपने आसपास के सारे पेड़ काट देता है। फिर उन्हीं बेलों से गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर की बिल्डिंग मटेरियल की तरह रखने लगता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है,
तो वह फिर से बेले निकालकर जमीन को पूरा स्मूथ कर देता है, सारे ट्री स्टम्प्स हटा देता है ताकि जगह किसी पिंटरेस्ट जैसी सुंदर कैबिन बनाने लायक बन जाए। जैसे जैसे वह लकड़ियां सेट करता है और घर के खंभे खड़े करता है, उसे महसूस होता है कि उसका शरीर अपने आप काम कर रहा है, जैसे उसके अंदर कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट चल रही हो। वह सोचता है कि क्या यही फ्री विल होती है, पहली बार मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ। फिर वह फ्लोर बनाता है और नेल्स की जगह स्नेल मॉन्स्टर का म्यूकस इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह सूखकर पत्थर जैसा मजबूत बन जाता है और पानी भी नहीं लगने देता, मतलब वाटरप्रूफ भी। जब मेन स्ट्रक्चर बन जाता है, वो छत पर सिल्क वर्म कोकून थ्रेड लगा देता है ताकि मॉन्स्टर आसानी से हमला ना कर सके। घर अब काफी कुजी लगने लगता है। चियोन सोचता है कि घर में और क्या होना चाहिए। उसे लैब की वीडियो याद आती है जिनमें लोग अपने घर दिखाते थे। ज्यादातर लोग या तो पेट रखते थे या गार्डन बनाते थे, लेकिन डीमन वर्ल्ड में कुत्ते वगैरह नहीं है, तो वह सोचता है कि गार्डन बनाना ही बेस्ट रहेगा। वह सोचता है कि कौन सा पौधा उगाए। फिर उसे अचानक एक आइडिया आता है, मैं मैंड्रागोरस उगाऊंगा क्योंकि पास में बर्फीला पहाड़ है और वही मैंड्रागोरस का नेचुरल हैबिटेट होता है। चियोन बर्फ वाली जगह की तरफ जाता है। बर्फ देखकर उसे लैब में भेजे जाने का पिछला वक्त याद आता है। वो सोचता है अगर वह काइमेरा नहीं बना होता तो ऐसी ठंड में शायद मर ही जाता। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि उसका माना एनर्जी बहुत हाई है, इसका मतलब मैंड्रागोरस पास ही है। और सच में वो मैंड्रागोरा की जड़ें देख लेता है। वे ऐसे दिखती है जैसे कोई छोटी सनफिश हो और ऊपर पत्ते लगे हों। ये बहुत नाजुक होती है, हल्का सा स्ट्रेस भी इन्हें मार सकता है। चियोन सोचता है कि छोटी उम्र वाली मैंड्रागोरस लेना बेहतर रहेगा क्योंकि वे नए माहौल में जल्दी ढल जाएंगी। चियोन 3 छोटे मैंड्रागोरा चुनता है और खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि ये हमेशा की तरह बहुत जोर से चीखेंगे। लेकिन होता उल्टा है। पहले छोटा मैंड्रागोरा तो गहरी नींद में सो रहा होता है और बच्चे की तरह खर्राटे मार रहा होता है। बाकी दो को उठाते समय भी वही हाल है। दोनों आराम से सो रहे थे और तोते की तरह नींद में कुछ कुछ बोल रहे थे। ये देखकर चियोन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि लैब में जो मैंड्रागोरा चीखते हैं वे इसीलिए क्योंकि इंसानों ने उसे कम माना वाली जगहों में उगाया था जहाँ बहुत तनाव होता है, और उनकी चीखें असल में इसलिए निकलती थी क्योंकि उन्हें जबरदस्ती जमीन से खींचकर बाहर निकाला जाता था। वह सोचता है कि शायद यहाँ डीमन वर्ल्ड में होने की वजह से ये शांत है, लेकिन फिर भी अजीब था कि ये भाग नहीं रहे थे या विरोध नहीं कर रहे थे। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपनी जाति का समझ रहे हो, क्योंकि उसके शरीर में भी मेंढरा के सेल्स मिले हुए हैं। वह उन्हें धीरे से अपने कमर के पास बांध लेता है और राहत महसूस करता है कि ये परेशान नहीं है। फिर सोचता है कि क्या बाद में इनसे थोड़ा सा रूट लेकर चाय बनाई जा सकती है या फिर शायद उनका फल स्नैक की तरह खाया जा सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि फल जबरदस्ती तोड़ने से जहरीला हो जाता है, तो वह मन में नोट कर लेता है कि अगर कभी चाहिए तो अच्छे से विनती करके ही मांगूंगा। उसी समय उसे पास में कुछ हंटर्स की मौजूदगी महसूस होती है। वह सोचता है कि कोई इतनी खतरनाक बर्फीली पहाड़ी में क्यों चढ़ेगा, लेकिन फिर कहता है चलो देखता हूँ, उनसे गेट स्टोन मिल सकता है। उधर 2 हंटर बहस कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि उनकी टीम ने उन्हें धोखा देकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरा चिल्ला रहा है कि ध्यान दो क्योंकि सामने से मॉन्स्टर रैबिट बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये खरगोश जैसे मॉन्स्टर बहुत डरावने लगते हैं। उनके चेहरे पर बड़े बड़े दांत और अंदर हिलती हुई टेंटिकल्स जैसी चीजें। हंटर में से एक तुरंत फोर्स फील्ड बना लेता है ताकि वे खाने का निवाला ना बन जाए, लेकिन उसे पता होता है कि यह शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो पछता रहा होता है कि उसने यह काम क्यों लिया। वो डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जैसे ही उसका शील्ड टूट जाता है तभी अचानक चियोन सुपरमैन वाली एंट्री मारता है और उनके सामने आकर खड़ा होता है। दोनों हंटर दंग रह जाते हैं कि कोई इंसान ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गया। चियोन की मौजूदगी से ही मॉन्स्टर रैबिट डरकर भाग जाते हैं और एक बी क्लास मॉन्स्टर एक आधे नंगे आदमी से डरकर भागे। ये देखकर हंटर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दोनों हंटर उसका धन्यवाद करते हैं और अपना नाम बताते हैं, शियांगजू और किम ताह्यून। वे उसका नाम पूछते हैं और वह भी बता देता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। किम सोचकर कहता है कि शायद वह कोई अकेला रहने वाला हंटर है क्योंकि उसका जंगल वाला रूप देखने में ऐसा लगता है। चियोन पूछता है कि वे इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हैं क्योंकि देखने में वे डी क्लास से ऊपर नहीं लगते। दोनों बताते हैं कि वे एक काइमेरा को जिंदा पकड़ने की मिशन पर है और इसके बदले अच्छी रकम मिलने वाली है। ये सुनकर चियान तुरंत सतर्क हो जाता है। एक हंटर बताता है कि जिस काइमेरा को पकड़ना है वो लैब से भाग गया था और भागते भागते गेट के भीतर कूद गया। यह सुनकर चियान को राहत होती है
कि वे उसे नहीं ढूंढ रहे। वो उनसे पूछता है कि उनका सामान कहाँ है, वे बिना हथियार के कैसे घूम रहे हैं और क्या उनके पास कम से कम गेट स्टोन है या नहीं। हंटर बताते हैं कि उनकी टीम के लोगों ने उन्हें धोखा देकर सारा सामान लेकर भाग गए और यह प्लान पहले से ही तैयार था, बस इन्हें समझ में नहीं आया। यह सुनकर चियान उनकी गेट पर अपनी नजर टिकाकर सोच में पड़ जाता है। हंटर चियान को बताते हैं कि उन्हें माना कंटेमिनेशन हो गया है और वे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। वे घबराकर पूछते हैं कि क्या उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्योंकि इंसान डेमन की दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकते। अगर समय पर वापस जाकर शरीर शुद्ध नहीं किया जाए तो माना ज्यादा होने की वजह से मौत हो जाती है। उनमें से एक हंटर तो रोने जैसा हो जाता है और कहता है कि उसकी गर्भवती पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो किसी तरह बचना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहे, चियान अचानक ऐसे रुक जाता है जैसे उसे कोई बड़ा संकेत मिल गया हो और फिर वो हवा में कूदकर एकदम हल्क की तरह उड़ जाता है। दोनों हंटर वही खड़े रह जाते हैं, उनके मुंह पर हवा चलती रह जाती है। उधर दूसरी जगह वही रोबोट जैसा काइमेरा चट्टान के किनारे खड़ा होता है। पहले वाले गद्दार हंटर उसके पीछे से घेराबंदी करने आते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे मुड़कर उन्हें देखता है और साफ बता देता है कि अब वह उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। चियान जब वहाँ पहुँचता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वह देर से पहुँच गया। आगे जमीन पर खून बिखरा है, टूटे हुए हथियार पड़े हैं और चट्टान के बिल्कुल किनारे एक नीली रोशनी जलती बुझती है। उसे लगता है कि हंटर लोग शायद डरकर भाग गए और अपना सब सामान छोड़ गए। निशानों को देखकर उसे एहसास होता है कि टेस्ट सब्जेक्ट ने लड़ाई के बीच में अपना रूप बदल लिया था। उसे याद आता है कि हंटर ने बताया था कि यह बच्चा आकार वाला काइमेरा असल में लिक्विड मेटल से बना है और किसी भी रूप में बदल सकता है। दुर्लभ पदार्थ होने के कारण इसे छोटा और बच्चा जैसा बनाया गया था। चट्टान से नीचे झाँककर चियोन हंसी रोक नहीं पाता, क्योंकि यह छोटा सा मशीन वाला शैतान बच्चा 5 बी क्लास हंटर की ऐसी हालत कर देता है जैसे खिलौने हो। उधर दूसरी तरफ किम अपने घायल साथी श्यांगजू को झकझोर कर कह रहा होता है कि हार मत मानो, लेकिन श्यांगजू कहता है कि उसका पूरा शरीर जहर से भर गया है और अब वो नहीं बचेगा। किम उसे याद दिलाता है कि उसका परिवार इंतजार कर रहा है। श्यांगजू आखिरी ताकत जुटाकर कहता है कि उसके परिवार से माफी मांग लेना, क्योंकि वह शायद अब नहीं बचेगा। किम जोर से कहता है कि चमत्कार होते हैं, बस हिम्मत मत हारो। तभी कोई वहाँ आता है। किम डर जाता है, लेकिन फिर देखता है कि वो चियोन है, जो बड़े आराम से उनकी सारी खोई हुई चीजें लेकर वापस आया है। मॉन्स्टर हंटर उसे देखते ही दौड़कर आता है, घुटनों पर गिर जाता है और लगभग भगवान की तरह चियोन से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगता है। चियोन पहले तो समझ नहीं पाता कि ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसके पास गेट स्टोन नहीं है। तभी किम अपनी जेब से कुछ निकालता है, 2 चेक, हर एक 10 मिलियन येन का। वो चियोन से हाथ जोड़कर कहता है कि कृपया कोई गेट स्टोन दे दो, नहीं तो वे दोनों मर जाएंगे। चियोन चेक देखकर सोचता है कि डेमन दुनिया में तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन इंसानी दुनिया में यह पैसा बहुत काम आ सकता है। वह मन ही मन हंसता है और जितनी दया उसके अंदर मौजूद है उतनी इकट्ठा करके अपनी जेब में से एक गेट स्टोन निकाल कर देता है। किम झट से उसके सामने झुक जाता है और बार बार उसे धन्यवाद कहने लगता है। कहता है कि वह कभी भी चियोन की यह मदद नहीं भूलेगा। चियोन चेक को घूर रहा होता है और सोचता है कि इसे कहाँ रखूं। दोनों हंटर गेट की तरफ जाते हैं। चियोन उनसे पूछता है कि अब गेट स्टोन की कीमत क्या चल रही है। वे बताते हैं कि कीमत बढ़कर 1 मिलियन येन हो गई है। चियोन बड़ी सीधी तरीके से कहता है, तो मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, चलो वापस थोड़ा सा लौटा देता हूँ। तभी वह श्यांगजू के कंधे पर हाथ रखता है और किम समझ जाता है कि चियोन सीधे उसके शरीर में माना इंजेक्ट कर रहा है ताकि वह मरने से बच सके। किम तुरंत चियोन पर चिल्लाता है कि रुक जाओ, क्योंकि किसी और के शरीर में माना डालना बहुत खतरनाक होता है। अगर माना उल्टा असर कर दे तो दोनों आदमी उसी वक्त मर सकते हैं। किम डर जाता है और सोचता है कि क्या मेरी मौत ऐसे ही होने वाली है, लेकिन तभी श्यांगजू अचानक ऐसे उठ बैठता है जैसे किसी ने उसका रीसेट बटन दबा दिया हो। उसके अंदर की सारी डार्क डेमोनिक एनर्जी साफ हो जाती है। वो किम को पकड़कर रोने लगता है और बेचारा किम तो शॉक में खड़ा रह जाता है कि अभी क्या हुआ। चियोन वापस जाने लगता है। श्यांगजू चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। किम अभी भी चायोन को घूर रहा होता है, सोचता है कि यह आदमी आखिर कौन है। चायोन अपने घर में पहुंचता है और दरवाजे पर रुककर देखता है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आया। सब सुरक्षित देखकर वो आराम की सांस लेता है। मैंड्रागोरा पौधे जागने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां लटकी हुई और उदास दिखती है। उसको चिंता होती है और वह
तुरंत उन्हें मिट्टी में लगा देता है। लगाने के बाद वो सोचता है कि क्या ये अब ठीक होंगे, लेकिन वे फिर भी दुखी जैसे दिखते हैं। वो सोचता है कि शायद इन्हें अपनी पुरानी जगह से अलग करने पर दुख हुआ है या शायद ये भूखे हैं। इसीलिए वो अपनी माना मिट्टी में थोड़ी सी डालकर देखता है। जैसे ही माना मिट्टी में मिल जाती है, पौधे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली हो। चायोन खुशी से मुस्कुराने लगता है। उधर वह अपने इन नए पौधे रूममेट से बातें करता है। अभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद वही रोबोट जैसा क्रिएचर है जिसका हंटर पीछा कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि वह उसे यहाँ तक फॉलो कर आया था, लेकिन चायोन इसे फिलहाल अनदेखा कर देता है। वह पैसे छुपा देता है और फिर हंटर्स के बैग पर पड़े सामान को देखने लगता है। उसे काफी अच्छा माल मिलता है, कपड़े, स्लीपिंग बैग और खाना बनाने का सामान। और तभी उसकी नजर एक रामेन पैकेट पर पड़ती है। वो खुश हो जाता है क्योंकि अनाथालय के बाद उसने यह नहीं खाया था। नॉस्टैल्जिया आ जाता है और वह तुरंत खाने का फैसला कर लेता है। वह लेक से पानी लेने जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि कितना पानी लेना चाहिए। तभी तेज दांत वाले लेग फिश बाहर कूदकर उसे काटने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि लोग अक्सर रामेन में कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो वह एक मछली को उंगली से हल्का सा फ्लेक मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह और चीजें ढूंढता है, अंडे, हरी पत्तियां वगैरह। उसे अजीब कैप्सूल जैसे अंडे मिलते हैं जिन्हें वो उठा लेता है। हरी प्याज नहीं मिलती तो वो पेड़ की ताजी पत्तियां उठा लेता है और कहता है चलो यही सही है। वो सब कुछ एक बर्तन में डाल देता है और सोचता है कि तैयारी पूरी है। तभी छोटा रोबोट बाहर आता है, पेट पकड़कर ऐसे जैसे भूखा हो और बर्तन को लालच से देख रहा हो। चायोन आग जला देता है। रेसिपी में यह नहीं लिखा कि मछली कब डालनी है, तो वह सब कुछ एक साथ उबालने के लिए डाल देता है। जैसे ही खुशबू उठती है, मैंड्रागोरा पौधे उल्टी आने की एक्टिंग करने लगते हैं क्योंकि बदबू बहुत खराब थी। चायोन सोचता है कि रामेन हमेशा ऐसे ही गंद करता था। उधर रोबोट जैसे क्रिएचर को भी खाने की खुशबू लगती है और वह डोलता हुआ पास आता है। वह अचानक खुद को एक कुत्ते में बदल देता है क्योंकि उसे लैब की एक बात याद है कि इंसान कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। वह झूठ मूठ का लंगड़ा कर चलता है और रोने की एक्टिंग करता है ताकि चायोन को दया आ जाए, लेकिन चायोन पूरे समय उसे बिना किसी एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। उसे पता होता है कि यह सब नकली है और वह चोट सिर्फ ड्रामा है। फिर भी वो पूछता है कि क्या तुम रामेन खाना चाहते हो? पप्पी तुरंत लाल टपकाने लगता है। हालांकि उसके सामने जो रामेन बन रहा है वह एकदम जहरीली खिचड़ी जैसा था जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार दे। फिर भी दोनों इसे खाने की हिम्मत करते हैं। पहला निवाला खाते ही पप्पी रुक जाता है, जैसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा हो कि यह स्वाद है या सजा। लेकिन चायन को अचानक अनाथालय के हॉट पॉट डिश की याद आती है। वो मुस्कुराता है और कहता है वाह, बिल्कुल वैसा ही स्वाद। असल में स्वाद भयानक था, लेकिन उसकी याद इतनी अच्छी थी कि वही स्वाद को अच्छा बना देती है। उधर मैंड्रागोरा बेचारे पौधे उस इतनी जहरीली बदबू से लगभग मरने ही वाले होते हैं। खाना खत्म करने के बाद चायन उस पप्पी से कहता है कि अब साफ सफाई का समय है और वह अब जा सकता है। जब वह छोटा रोबोट पप्पी लंगड़ाता हुआ दूर जा रहा होता है, चायन आराम से कह देता है अरे तू तो दूसरे पाँव से लंगड़ा रहा था। रोबोट जल्दी से पैर बदल लेता है और उसी पुराने पैर पर लंगड़ाने लगता है। चायन हंसी रोकता है। वह बर्तन धोकर कपड़े साफ करने लगता है। कपड़ों पर पोलेन लगा था तो वह पुराने जमाने की तरह डंडे से पीटकर साफ करने लगता है। उसे पोलेन पसंद नहीं, पर सोचता है कि वह हमेशा चमड़े की पोशाक पहनकर गुफावासी नहीं बन सकता। वह कपड़ों को हल्के से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही जोरदार वार में नीचे का बड़ा पत्थर टूट जाता है और कपड़ा भी चित्रों में बदल जाता है। वह कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर लंबी सांस लेता है। वह आखिरी बचा कपड़ा उठाता है। तभी उसे पता चलता है कि वह रोबोट क्रिएचर अभी भी दूर से उसे देख रहा है, कभी पत्थर बनकर, कभी मछली बनकर जब वह बर्तन धो रहा था, और उससे पहले पेड़ बनकर जब चायोन फूलों की देखभाल कर रहा था। उसे समझ आता है कि यह छोटा प्राणी लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। चुपचाप रूप बदलता रहता है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करता। तभी उसके नाक पर एक मधुमक्खी बैठ जाती है और वह घबराकर चिल्ला उठता है कि मुझे बीच से नफरत है। उसका रिएक्शन देखकर चियन अंदाजा लगाता है कि यह बच्चा शायद 5 साल से भी छोटा है। उसकी बोली भी टेढ़ी मेढ़ी और मशीन जैसी है, जैसे उन छोटे कायमिरा में होता है जिनके दिमाग में नकली यादें डाली गई होती है। चायन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और गला साफ करते हुए फूलों की तरफ देखता है ताकि उसे लगे कि चायन उसकी मौजूदगी जानता है। वो कपड़े धोकर कहता है कि यह काम जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल निकला। फिर उसे एहसास होता है कि ये कपड़े तो उसके लिए छोटे हैं। इतनी मेहनत की और कपड़े फिट भी नहीं आते। वह कपड़ों को रेशमी धागे पर सुखाने टांग देता है और फिर मैंड्रागोरा बच्चों को देखने जाता है। उधर रोबोट क्रिएचर मौका पाते ही चायन का धुला हुआ शर्ट उठाकर पहन लेता है और खुश होकर उसे अपना बना लेता है। फिर वह खुद को बदलकर छोटी लड़की का रूप ले लेता है ताकि इंसान जैसी दिख सके। चायन को मैंड्रागोरा पौधे की हालत खराब दिखाई देती है। पत्तियां झुकी हुई, जड़ें
पड़े सूखी सी। हालांकि उसने घास फूस सब हटाया था। वह मिट्टी खोद कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर अभी भी बहुत कीड़े और कचरा है, जिससे पौधे को बढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसे समझ आता है कि उसे शुरू में ही मिट्टी अच्छी तरह से जोतनी चाहिए थी। शायद उसकी इस गलती से मैंड्रागोरा बच्चे खतरे में थे। अब वह सब ठीक करने के लिए अपने घर जितना बड़ा एक पूरा बगीचा तैयार करने लगता है। तभी वह छोटी मैकेनिकल लड़की उसके सामने आकर हाय कहती है। चायोन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वह आखिरकार बोल रही थी। वह पूछती है कि यह घर क्या चायोन का है। वो हाँ कह देता है। वो तुरंत मान लेती है कि चायोन डेमन दुनिया का मूल निवासी है। चायोन मजाक करने के मूड में आता है और पूछता है कि वो किस ट्राइब से है। लड़की उलझ जाती है लेकिन झूठ बोलते हुए कहती है कि वह झरने के उस पार वाले बहुत दूर के इलाके से है, जहाँ चायोन पहुँच भी नहीं सकता। चायोन मजाक करते हुए पूछता है कि क्या तुम कोकोनट ट्राइब से हो, और वह लड़की बिना सोचे समझे खुशी से सर हिला देती है जैसे यह बिल्कुल सच हो। वो पूछता है कि उसने शर्ट क्यों ले ली। लड़की आराम से बताती है कि उनके ट्राइब में जो चीज मिल जाए वो उसी की होती है, यही नियम है। चायोन उसकी लॉजिक पर हंस देता है और उसे वह शर्ट दे देता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की बताती है कि उसके ट्राइब ने उसे निकाल दिया है और वह डरते डरते पूछती है कि क्या वो यहाँ रह सकती है। यहाँ कोई कीड़े नहीं है, एक असली घर भी है और सबसे जरूरी यहाँ वह सुरक्षित महसूस करती है। चायोन समझ जाता है कि वो सिर्फ एक शांति की जगह ढूंढ रही है तो वह हाँ कह देता है, पर शर्त रखता है कि उसे घर के कामों में मदद करनी होगी। लड़की की आंखें चमक उठती है। वह पूछती है कि उसे क्या करना है। चायोन कहता है कि उन्हें मैंड्रागोरा के बच्चों के लिए सब्जी वाला हिस्सा बनाना है ताकि उन्हें सही घर मिल सके। लड़की तुरंत डंडा उठाती है और कहती है कि वो बहुत मजबूत है। फिर वह मिट्टी को ऐसे तोड़ना शुरू कर देती है जिसे जमीन स्पॉन्ज केक हो। चायोन सोचता है कि या तो यह बच्ची बहुत खराब अभिनेता है या उसे पता ही नहीं कि सामान्य बच्चे कैसे होते हैं। आखिर में चायोन अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। लड़की चुप हो जाती है क्योंकि उसका असल में कोई नाम ही नहीं था। फिर वह फूलों से प्रेरणा लेती है और कहती है कि उसका नाम किमनारी है। चायोन समझ जाता है कि उसने यह फूल फोरिया से चुराया है। फिर भी वो सीधा चेहरा बनाए रखती है। कुछ देर में पूरा गार्डन तैयार हो जाता है और चायोन उसके चारों तरफ पत्थरों की छोटी दीवार बना देता है। मैंड्रागोरा जड़ों को खुश देखकर उसे लगता है कि काश उसने यह काम पहले किया होता। काम खत्म होने के बाद किम अचानक बहुत शांत हो जाती है। चायोन यह बदलाव नोटिस करता है और पूछता है कि वह रो क्यों रही है। वो अपनी आंखें पोंछकर कहती है कि मैंड्रागोरा बच्चे उसे अपने दोस्तों की याद दिलाते हैं। यह सुनकर चायोन हैरान रहता है और सोचता है कि क्या लैब जैसी जगह में भी दोस्ती जैसी कोई चीज हो सकती है। वह कुछ और पूछ पाता तभी जंगल में एक तेज चुभने वाली चीख गूंजती है। चायोन कहता है कि यह तो बस मॉन्स्टर का एक दूसरे का शिकार करना है। अजीबोगरीब जंगल की सामान्य बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन किम डरकर खुद को समेट लेती है। वह कहती है कि जब वो चायोन के घर की तरफ आ रही थी तो उसने एक छोटा सा चूजा देखा था और अब उसे डर है कि कहीं वह मुसीबत में ना हो। वह यह भी जोड़ती है कि चूजा पहले से ही किसी के कांटे से घायल लग रहा था। चायोन सीधे कह देता है कि वो शायद जल्दी ही खा लिया जाएगा। लेकिन किम की कपकपी देखकर उसे समझ आता है कि वो उसे बचाना चाहती है, लेकिन अपने दिमाग की बंदिशों की वजह से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वह धीरे से सावधानी से कहता है अगर तुम वापस जाओ तो शायद वो चूजा बच सकता है। बस इतना सुनना था कि किम तुरंत बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। उधर जंगल में डरावने बर्रे जैसे मॉन्स्टर जिनके दो कतार वाले अजीब दांत साइडवेज उगते हैं उस घायल चूजे पर हमला कर रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक चूजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, किम अचानक तूफान की तरह वहाँ पहुँचती है और एक मॉन्स्टर का सिर एक ही किक में उड़ा देती है, यह कहते हुए कि मैं इस चूजे को बचा कर रहूंगी। लड़ते हुए उसे लैब की बातें याद आने लगती है। दूसरे काइमेरा बच्चे उसे नफरत करते थे क्योंकि युद्ध टेस्ट में वह हर बार पहला आता था। इस वजह से बाकी बच्चों को और भी खतरनाक और दर्दनाक प्रयोगों के लिए भेजा जाता था। वे उसका खिलौना छीन लेते, उसे जमीन पर गिराते, उसे मारते हुए कहते तू है ही क्यों, तू हमें जीतने नहीं देता। उसे कभी समझ में नहीं आया था क्योंकि वह तो बस वही करती थी जो उसे सिखाया गया था। अब वह मॉन्स्टर को घूरती है और चिल्लाती है कमजोर पर भीड़ बनकर हमला करना गलत है, ये सब बंद करो। और फिर आखिरी बर्रे जैसे मॉन्स्टर को एक पंच मारकर उड़ाती है जैसे किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया हो। इधर घर पर चायोन मैंड्रागोरा बच्चों को माना खिला रहा होता है। तभी तेज दौड़ती हुई किम वापस आती है अपनी बाहों में चूजे को पकड़े हुए और चिल्लाती है कि इसे बचा लो। वो परेशान है क्योंकि चूजा आंख नहीं खोल रहा। चायोन उसे शांत होने को कहता है और पहले सांस लेने को कहता है। फिर वह चूजे को ध्यान से देखता है और उसे कुछ अजीब सा जाना पहचाना महसूस होता है। किम रोती रहती है और घबराती है कि चूजा कहीं मर न जाए। चायोन शांत रहता है और कहता है कि वो चूजे को पास लाए। वह हाथ रखकर उसे थोड़ा सा माना देता है और राहत महसूस करता है कि उसकी चोट गंभीर नहीं है और चूजा शायद ठीक हो जाएगा। हर मॉन्स्टर की मैजिक में उसका अपना इतिहास होता है और भले ही यह चूजा अब सिकुड़ गया है और रंग बदल गया है, चायोन तुरंत समझ जाता है कि यह वही मॉन्स्टर है
जिसकी उसने पहले स्किन निकाली थी। वह शेरलॉक होम्स वाले स्टाइल में खड़ा होकर सोचने लगता है कि यह इतना छोटा क्यों हो गया। उधर किम बार बार पूछती रहती है कि यह मर तो नहीं जाएगा ना। चायोन उसे समझाता है कि यह बस बहुत कुपोषित है, भूखे रहने से इसका शरीर सिकुड़ गया है। वह कहता है कि उसने इसे माना दे दिया, इसीलिए आराम से लेटा रहे तो खुद ठीक हो जाएगा। तभी किम को अचानक लैब की दर्दनाक फ्लैशबैक याद आता है। उसका फटा हुआ खिलौना, लैब की हिंसा और अकेलापन। किम की आवाज कांपने लगती है। वह कहती है कि चूजे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह बेसहारा बार बार गिर रहा है। वह चूजे को जोर से गले लगा लेती है। डरी सहमी आंखों से पूछती है कि क्या वह इसे अपने पास रख सकती है। वह वादा करती है कि वह इसकी ठीक ठाक से देखभाल करेगी। चायोन मुस्कुराता है और मजाक में चेतावनी देता है कि ये बड़ा होकर बहुत विशाल भी बन सकता है। किम तुरंत जवाब देती है तो मैं इसे कम खिलाऊंगी। उसकी क्यूट एक्टिंग देखकर चायोन हार मान जाता है। किम की आंखें पटाखों की तरह चमक उठती है। चायोन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, यह हमारा गार्ड डॉग मतलब गार्ड बर्ड बन जाएगा। अभी वह फूला फूला चूजा आंखें खोलता है, इधर उधर देखकर घबरा जाता है और चायोन की ओर घूरकर हल्की धमकी जैसी कू की आवाज निकालता है। चिम खुशी से चीखते हुए उसे उठाती है। देखो ये बात कर रहा है। उधर पंछी सोच रहा होता है कि यह कैसा पागलपन है जिसमें वह जागा है। किम उसे फिर से कसकर पकड़ लेती है, चाहे वह बेचारा पंख फड़फड़ाकर विरोधी क्यों न कर रहा हो। चायोन ऑकवर्ड खड़ा रहता है, समझ नहीं पा रहा कि यह स्थिति क्या है। चूजा दोबारा आवाज लगाता है, मुझे छोड़ो, और चायोन को शौक लगता है कि वह इसकी भाषा समझ पा रहा है। कुछ देर बाद किम चूजे को कपड़े की पट्टी में लपेट देती है और गर्व से कहती है ट्रीटमेंट पूरा हुआ। वह बताती है कि उसने इसका नाम भी सोचा है। चूजा तड़पता है और किम कहती है ये कबूतर जैसा चलता है तो मैं इसका नाम रख रही हूँ कू। चायोन लगभग हंसी रोक नहीं पाता। चूजा गुस्से में किम पर चिल्लाता है कि कितना बेवकूफी भरा नाम है, लेकिन किम उसकी भाषा नहीं समझती और उल्टा उस पर पानी फेंककर पूरी बाल्टी उड़ेल देती है। शायद यह प्यासा होगा। अब चूजा पानी का गुब्बारा जैसा फूल जाता है। किम हैरानी से पूछती है कि यह इतना फूल क्यों गया। चायोन शांत भाव से कहता है कि अब पानी काफी हो गया। चायोन घर का सामान देखते हुए सोचता है कि उसे एक स्टोरेज कैबिनेट बनाना चाहिए, लेकिन लकड़ी काटते ही वह सस्ती कार्डबोर्ड जैसी फट जाती है। वो चकित होता है क्योंकि उसने यही तरीका टेबल और कुर्सी बनाने में भी इस्तेमाल किया था। चूजा उगता है और कहता है ये सॉफ्ट वुड है इसलिए ऐसे कटती है। चायोन को समझ आता है कि लकड़ी के प्रकार मायने रखते हैं। वह पूछता है कौन सी लकड़ी सबसे मजबूत होती है। चूजा तुरंत बोलता है रेडवुड, लेकिन कहते कहते वो रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि चायोन ने उसे समझ लिया। वो डरी हुई आंखों से चायोन को घूरता है, क्या तू हमेशा से मेरी बात समझ रहा है। चूजा अपना माइंड रीडिंग स्किल एक्टिव करता है ताकि चायोन का दिमाग पढ़ सके, लेकिन उसका टेलीपैथी स्किल फेल हो जाता है। चायोन मासूम चेहरा बनाकर कहता है मुझे तो यहाँ लाल पेड़ एक भी नहीं दिख रहे, शायद दूसरी जगह उगते हो। अब चूजा समझ जाता है कि उसकी मेंटल पावर भी चायोन पर काम नहीं कर रही। आखिरकार वह साफ बोल देता है क्या तुम सच में मेरी बात सुन सकते हो। चायोन कहता है सुनता नहीं, तुम्हारे शब्द अपने आप मेरे दिमाग में आ जाते हैं। फिर वह उल्टा सवाल करता है कि तुम इंसानों की भाषा कैसे समझ पाते हो। वह सोचता है कि शायद ये रेयर इंटेलिजेंट मॉन्स्टर में से एक है जिनका जन्म गलती से भी बहुत मुश्किल से होता है। चायोन फिर पूछता है तुम वही पंछी हो ना जिसे मैंने पहले छोड़ा था। चूजा कहता है हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद देने वापस आया था। चायोन बिना समय गवाए कहता है अच्छा तो फिर मेरी मदद करो। चूजा कुछ देर चुप रहता है फिर मान जाता है ठीक है चलो मैं तुम्हें लाल पेड़ दिखा देता हूँ। उधर पास ही किम भागती हुई दिखती है, उसके पीछे आग के गोले गिर रहे हैं। वो चिल्ला रही है रुको बहुत गर्म है। अचानक एक जबरदस्त धमाके से किम हवा में उछलकर मुंह केबल जमीन पर गिर जाती है। उसका दिमाग लगभग बंद हो जाता है। उसे लगता है कि लैब वाले मुझे ढूंढकर पकड़ने आ गए, अब सब खत्म। तब आग के बीच से एक आदमी बाहर आता है जिसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे होते हैं। वो अपने ट्रैकर को देखकर कंफर्म करता है कि किम ही वह मैकेनिकल क्रिएचर है जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह अपनी जान खतरे में बताकर एक और आग का गोला बनाता है और किम पर फेंक देता है। किम बस घूरकर देखती रहती है मानो हार मान चुकी हो, लेकिन उससे पहले कि फायरबॉल उसे लगे चायोन सुपर हीरो एंट्री करता है। आराम से उसके सामने आकर उस आग को ऐसे रोक देता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। कू तुरंत कहता है कि लाल पेड़ की दिशा बाद में बताऊंगा, पहले लड़की को बचाना जरूरी है। चायोन देखता है कि किम को आग से बेहद डर लग रहा है और वह मानसिक रूप से बिल्कुल डर गई है। वह पहले सारी आग बुझाने का फैसला करता है। कू भी कहता है कोई घटिया इंसान ही बच्चे पर हमला करता है। उधर वह लंबे बालों वाला रमपुंजल आदमी गुस्से से चायोन को गुफावासी कहता है और धमकी देता है कि हट जा वरना मार दूंगा। चायोन आराम से जवाब देता है ये रामपुंजल कॉस्प्लेयर बहुत बोलता है। यह सुनकर वह आदमी भड़क जाता है और चिल्लाता है कि चायोन उसका ड्रामेटिक मोमेंट खराब कर रहा है। फिर वह एक विशाल फायरबॉल फेंकता है। चायोन बस एक उंगली
उठाता है और उस फायरबॉल को ऐसे मिटा देता है जैसे केक की मोमबत्ती बुझाई हो। पीछे जोरदार धमाका होता है और रापुंजल आदमी शॉक में खड़ा रह जाता है। कुछ ही सेकंड में पत्थरों की बौछार उस पर गिरती है और वह पूरा दब जाता है। थोड़ी देर बाद चायोन किम के पास जाता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। किम आंसू पोंछकर धन्यवाद कहती है कि उसने सारी आग बुझा दी। चायोन उसे सलाह देता है जब अगली बार डर लगे तो डर को ही मुक्का मार देना। फिर वह रापुंजल आदमी के पास जाता है, उसके बाल पकड़कर खींचता है और अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके हाथ में बाल नहीं, पूरी विग आ जाती है। उसके नीचे चमकदार टकला सिर देखकर चायोन चुप रह जाता है। किम टकला देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। ये आदमी अब तो डरावना भी नहीं लग रहा। चायोन उसे देखता है और सोचता है कि ऐसी लो टियर चीज से किम कैसे डर जाती थी। तभी कू अपनी मेंटल रेजोनेंस शक्ति का प्रयोग करता है और चायोन को किम की याद दिखाता है। यह एक ऐसा पावर है जो किसी की यादों में डुबकी लगाकर उन्हें दूसरों को दिखा सकता है। विजन में एक पागल वैज्ञानिक दिखता है जो पागलों की तरह हंस रहा है जैसे अभी अभी उसने बुराई का आविष्कार किया हो। वह किम के पास जाता है जो आधी बेहोश है। उसे पता चलता है कि किम धीरे धीरे अपने खुद की सोच विकसित कर रही है। वैज्ञानिक अपने उंगलियों में आग जलाता है और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नाम पर किम को जलाकर तंग करता है। यह देखकर चायोन का दिल नरम पड़ जाता है। वह किम के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुमने बहुत बुरा समय झेला है लेकिन तुम मजबूत हो। वो तय करता है कि वह किम को उसके पुराने डर से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। फिर वह कू से पूछता है बताओ इस टकले के साथ अब क्या करे। किम की आंखें चमक उठती है। उसके दिमाग में शरारती आइडिया आ जाता है। दोनों मिलकर उस बेचारे टकले आदमी को एक बड़े पत्थर में बांध देते हैं और उसे झरने के किनारे ऊपर से लटकाकर छोड़ देते हैं। किम कहती है कि पानी के सामने यह आग वाला आदमी कम डरावना लगता है। जब वह आदमी होश में आता है तो उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो गया है। किम हाथ बांधकर मजे के लिए उसे फिर से बुरा टकला आदमी कहती है। चायोन थक कर उससे कहता है कि लोगों को दिखावट से मत जज करो, लेकिन किम गुस्से वाली नजर से उसे घूरती है। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो। चायोन कहता है रामेन के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। यह सुनते ही किम खुशी से चमक उठती है। चायोन छेड़ते हुए पूछता है क्या कोकोनट ट्राइब भी फिश रामेन खाती है। किम एक पल रुकती है फिर गर्व से कहती है हाँ बिल्कुल, कोकोनट ट्राइब को तो यह बहुत पसंद है। उधर टकला आदमी चुपचाप अपनी हालत का अंदाजा लगा रहा होता है। उसके दिमाग में आता है कि जिसने उसे पकड़ा वो कम से कम A+ रैंक का हंटर तो होगा ही। हो सकता है कि उससे ज्यादा ताकतवर भी हो। जब सब रामेन के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं टकला आदमी उन्हें देखकर सोचता है मुझे झरने से लटकाकर खुद नूडल्स बना रहे हैं। ये लोग कितने हार्डकोर हैं। अभी किम पानी में कूदती है और अपनी बाहों में 3 मछली मॉन्स्टर को उठा लेती है। चायोन उसे देखता है और कहता है 3 क्यों, 2 वापस डाल दो, वे फिश मार्केट थोड़ी चला रहे हैं। टकला आदमी यह देखकर डर जाता है और हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि अगर यह मछली रामेन में गई तो उसका स्वाद सीधे समुद्र जैसा लगेगा और उसे यह भी लगता है कि उन्होंने बर्तन में इतना पानी भर दिया है कि ये लोग शायद जानते ही नहीं कि असली रामेन बनता कैसे है। आखिर वो चिल्ला उठता है और कहता है रुको, मुझे छोड़ दो, मैं खुद रामेन बना दूंगा, मुझे बस खोल दो। कुछ देर बाद टकला आदमी एक लकड़ी की मेज के पास ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी कुकिंग शो का हीरो हो और उस पर स्पॉटलाइट पड़ रही हो। वह खुद से बड़बड़ाता है लोग सोचते हैं कि रामेन आसान है लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी इस एक कटोरे पर टिकी है। सब लोग भूखी नजरों से उसे देख रहे होते हैं तो वह नर्वस होकर क्लासिक तरीका अपनाता है क्योंकि उसे दूसरा तरीका नहीं आता। वह अंदाजे से पानी डालता है 3 लोगों के लिए जितना ठीक लगे उतना। पानी उबलने पर वह नूडल्स और सूप बेस डालता है। वह सोचता है कि शायद पकने में 4 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं वो अपने दिल की धड़कन गिनने लगता है। लगभग 200 धड़कनों के बाद वह नूडल्स उठाकर हवा लगवाता है ताकि वह स्प्रिंगी और परफेक्ट बने। जब रामेन तैयार होता है वो लंबी सांस लेकर कहता है काश किमची होता, पर डीमन वर्ल्ड में इतना काफी है। वह रामेन सामने रखता है। कुछ सेकंड चौंक कर देखने के बाद सब उस पर टूट पड़ते हैं। पहला कौर खाते ही तीनों का दिमाग उड़ जाता है। स्वाद इतना अच्छा जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए हो। इसे खाने के बाद किम और कू को ऐसा लगता है जैसे चायोन ने उन्हें सारी उम्र धोखा दिया था, क्योंकि इतना अच्छा खाना भी हो सकता है उन्हें पता ही नहीं था। चायोन अपना खाना इतनी तेजी से खाता है जैसे उसका कोई मिशन हो। कुछ देर बाद सब पेट भरकर बैठे होते हैं और टकला आदमी चुपचाप उनका फैसला सुनने का इंतजार कर रहा होता है। चायोन उसे देखता है और पूछता है इतने स्वादिष्ट रामेन के बदले तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे दूंगा। टकला आदमी तुरंत घुटनों पर गिरता है और कहता है प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे मार्गदर्शन दो, और अपना नाम बताता है नामी शायोग। चायोन उसे देखता है और हल्का सा चकरा जाता है। आखिर इसे किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए। वह आदमी चायोन को समझाता है कि वह अब
अब तक के जीवन में जितने लोगों से मिला है उनमें से चायोन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसका मानना है कि इतना मजबूत आदमी यहाँ जंगल में अकेले घर बनाकर जरूर लंबे समय की ट्रेनिंग कर रहा होगा। अपने आप को काम का दिखाने के लिए वह आदमी नाम दावा करता है कि वह हर तरह का खाना बना सकता है और थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए कहता है कि मैंने अपने पापा के साथ फ्राई कुक में काम किया है। फिर वह ऑफर देता है कि वह इंसान और डीमन की दुनिया के बीच सफर करके सामान लाकर देगा और लेसन के लिए पैसे भी देगा। और अंत में वो अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है कि वह ए क्लास हंटर बनना चाहता है। चायोन कहता है ठीक है, लेकिन तुमने किम पर हमला क्यों किया? नाम हिचकिचाता है और पूछता है आप मशीन वाले क्रिएचर की बात कर रहे हैं? चायोन बात तुरंत काट देता है, वो मशीन नहीं है, वो कोकोनट ट्राइब की लड़की है। नाम झट से समझ जाता है कि यहाँ झूठ का साथ देना ही पड़ेगा। वो तुरंत कह देता है हाँ मुझे पता है। नाम बताता है कि उसने किम पर हमला पैसों या नाम के लिए नहीं किया था, उसे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, वह तो बस अपना हंटर प्रमोशनल एग्जाम पास करना चाहता था। यह सुनकर चायोन कहता है ठीक है अब उठो हम स्पेयरिंग करेंगे। नाम कुछ कह पाता इससे पहले किम आगे आ जाती है और कहती है पहले तो मैं लड़ूंगी, इस फायर वाले अंकल से मेरा रीमैच है। नाम हंसकर कहता है मुझे कम मत समझना, लेकिन चायोन पूछता है क्या तुम हीरे से भी सख्त पत्थर को तोड़ सकते हो? नाम कहता है वो तो सिर्फ ए क्लास हंटर कर सकते हैं और किम सोचने का मौका ही नहीं देती, सीधे एक ही बार में उस चट्टान को चूर चूर कर देती है। नाम की हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है। असली बात यह है कि नाम हवा में से आया टैलेंट नहीं है, वो बचपन से ही गिफ्टेड था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसकी पावर जाग गई थी। जब बाकी बच्चे मल्टीप्लिकेशन याद कर रहे थे, नाम बिजली की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। 20 साल का होते होते वह B+ रैंक तक पहुंच गया था और लोग सोचते थे कि यह लड़का दुनिया का सबसे बड़ा हंटर बनेगा, लेकिन किस्मत हमेशा घात लगाकर बैठी रहती है। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ने लगी उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। 20 तक आते आते उसके घने बालों वाला सर चांद की तरह चमकने लग गया। वो जितने ट्रीटमेंट कर सकता था उसने वो सब किया, लेकिन डॉक्टर ने आखिर में कह दिया कि पैसा बर्बाद मत करो, बाल वापस नहीं आएंगे। और इसी के साथ चमकदार टैलेंट वाला सुंदर लड़का धीरे धीरे टूट गया। आत्मविश्वास गया तो हंटर का करियर भी रुक गया। फिर एक दिन अचानक उसने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा। वहाँ एक बूढ़ा वैज्ञानिक डॉक्टर हान बता रहा था कि डेमन दुनिया में मिला एक अजीब सा लिक्विड मेटल उसके सर पर गलती से गिर गया था और 90 साल की उम्र में भी उसके सर पर फिर से घने और रेशमी बाल उगाए। यह देखकर वह आदमी नाम उम्मीद से भरकर लगभग रो ही पड़ा था। टीवी होस्ट ने जब पूछा कि क्या आप गंजों की दवाई बनाएंगे, तो डॉक्टर हान ने बताया कि उन्होंने उस जादुई लिक्विड मेटल से एक मशीन क्रिएचर बनाया है। नाम का दिमाग घूम गया। बस तभी से नाम उस मशीन क्रिएचर को ढूंढने में लग गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो मशीन क्रिएचर डीमन दुनिया में भाग गया है और डीमन रेल में कोई कानून नहीं है, तो वह भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। उसकी योजना थी क्रिएचर को पकड़कर वह लिक्विड मेटल अपने टकले सर पर लगा देगा, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल ही उलट निकली, क्योंकि उस बच्चे किम ने उसे धूल चटा दी। किम हंसकर कहता है तुम तो एक बार भी नहीं लगा पाए। फिर वह कहता है अगर मेरे साथ स्पेयरिंग करना है तो तुम्हें पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नाम कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। उधर चायोन लाल कार्ड से एक सेल्फ बना रहा था और कू को आइडिया देने के लिए धन्यवाद करता है। फिर वह नाम को देखता है जो पूरा दिन पिटने के बाद भी शांत होकर एक आग जैसा चमकता हुआ हथियार बुला लेता है। कू बोलता है ये आग में अच्छा है पर अभी भी एक बच्ची से पिट रहा है। चायोन कहता है किम कोई साधारण बच्ची नहीं है और यह बात जल्द फिर से साबित हो जाती है। नाम आग वाली हथियार को घुमाकर किम पर वार करता है, लेकिन किम आखिरी सेकंड में अपना शरीर लिक्विड बना देती है। वार सीधा आर पार निकल जाता है। नाम को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। उससे पहले ही किम दोबारा सॉलिड बनाती है और एक किक सीधे उसके चेहरे पर मारती है। नाम उड़ता हुआ क्लिफ से टकरा जाता है। किम खड़ी होकर बोलती है मुझे आग से डर नहीं लगता। नाम वही चकराया पड़ा सोच रहा होता है कि शायद उसकी क्षमता यही तक है, लेकिन वह हार नहीं मानता। टूटा पीटा उठता है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है तो वह रुक जाता है। चायोन पूछता है तुम डीमन रेल में कब से हो? नाम कहता है 9 दिन से। चायोन बताता है अगर ज्यादा रुके तो माना करप्शन से मर जाओगे। नाम समझ जाता है। फिर चायोन कहता है तुम ए रैंक हंटर बनने की क्षमता रखते हो। नाम हैरान, मैंने तो सोचा था जो लोग 3 साल तक हंटर एग्जाम फेल करते हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं बचती और मैं तो 6 साल से फेल हो रहा हूँ। चायोन कहता है तुम्हारा माना अभी भी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। ह्यूमन वर्ल्ड लौट कर उसे शुद्ध करो, हार मत मानना। नाम सम्मान से उसे भाई कहकर धन्यवाद करता है। चायोन कहता है एक दिन मैं तुम्हें ए रैंक हंटर बनाऊंगा।
कुछ देर बाद नाम पोर्टल के पास जाता है। वो पूछता है ह्यूमन बर्ड से कुछ चाहिए। सब जोर से चिल्लाते हैं रामेन लेके आना। किम मुस्कुराकर कहती है सुरक्षित रहना। नाम हंसकर बोलता है अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जाने से ठीक पहले वो पूछता है वैसे मेरी विक किसी ने देखी है? चायन बिल्कुल मासूमी से कहता है नहीं। नाम पोर्टल में कूद जाता है। उसके जाते ही कू कहता है कि क्या नाम पर भरोसा किया जा सकता है? वो कहीं और हंटर ना ले आए। चायन पूछता है उसका दिल पढ़कर बताओ क्या लगता है? कू धीरे से कहता है उसने जो कुछ कहा सब सच था। यह सुनकर चायन खुश हो जाता है और नाम को ट्रेनिंग देने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। तभी किम पूछती है रुको, क्या आप सच में कू की भाषा समझ सकते हैं? चायन सिर हिलाते हुए कहता है कि उसने जो स्टोरेज सेल्फ बनाया था वह भी कू की सलाह से बनाया था। वो पूछता है अब कमरा साफ सुथरा लग रहा है ना? किम कहती है कमरा बहुत अंधेरा था, दिखा ही नहीं। इशारा समझकर चायन तुरंत खिड़कियां बना देता है और गर्म धूप अंदर आने लगती है। किम मुस्कुराती है, उसे यह रोशन कमरा बहुत पसंद आया। चायन सोचता है कि रात में भी कमरे को चमकदार कैसे रखे। किम पूछती है हम रोशनी कैसे लाएंगे? चायन बताता है कि उन्हें ग्लो स्टोन चाहिए, ऐसे क्रिस्टल जो अंधेरे में अपने आप चमकते हैं। वह सोचता है कि छत पर इन्हें लटका देगा ताकि कमरा रात में भी तारों जैसा चमकता रहे। वो डरते हुए पूछता है ये ग्लो स्टोन कहाँ से लाओगे? चायन कहता है वोल्केनो रीजन में जाना होगा। कू के तो पसीने छूट जाते हैं। वह कहता है कि वह जगह हंटर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। फिर वह धीमे से ये भी बताता है कि वह जगह उसका घर भी है। उसकी आवाज उदास लगती है। किम भी नोटिस करती है और पूछती है पंछी क्या कह रहा था, उदास क्यों है? चायन बताता है वो वोल्केनिक रीजन में नहीं जाना चाहती। चायन कहता है कि वो खुद अकेला चला जाएगा, लेकिन किम तुरंत इनकार करती है। मैं आग से अब नहीं डरती, मैं भी साथ चलूंगी। फिर चायन कू की तरफ देखता है। कू गहरी सांस लेता है और कहता है मैं भी चलूंगा, वहाँ मुझे कुछ काम भी करने हैं। इस तरह पूरी टीम नई एडवेंचर के लिए तैयार हो जाती है। चायन सामान तैयार कर रहा होता है। उधर मैंड्रागोरा बच्चे नाम का खोया हुआ विग पहनकर खेल रहे होते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि इसका मालिक कितना दुखी था। बहुत दूर ज्वालामुखी क्षेत्र के बीच धरती जोर से कांपती है। पिघले हुए लावा के नीचे कोई विशाल दानव हिल रहा होता है। वह एक डरावनी चीख छोड़ता है जो पूरे ज्वालामुखी में गूंज उठती है। कहा जाता है कि डीमन रेल्म में 3 ऐसी जगहें हैं जहां सबसे बहादुर हंटर भी नहीं जाते और वोल्केनिक जोन उनमें से एक है। वहां की राख इतनी गर्म होती है कि इंसानी त्वचा भून दे और हवा में मिला गैस फेफड़ों को जलाकर राख कर दे। लेकिन वहाँ किम आराम से अपने पैर लावा में डालकर बैठी है, जैसे गर्म पानी के टब में बैठी हो। कुछ चुपचाप घूरता है। ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शौक यह लगता है कि चायन को भी आग का असर नहीं हो रहा है। चायन कहता है मैं काइमेरा हंटर हूँ, दिखने में इंसान लग रहा हूँ, लेकिन बदले जाने के बाद मैं ऐसे ही रिजेनरेट हुआ था। फिर वह कू से पूछता है तुम ठीक हो, अकेले नहीं रहना चाहते? कू कहता है अकेले रहने से बेहतर है तुम दोनों के साथ रहना। किम उनकी गहराई भरी बातचीत देखती है और बीच में कूदना चाहती है। तभी चायन को याद आता है कि किम ने कभी उसे उसका अतीत पूछा था। किम जोर से हंसती है, कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम डीमन रेल्म के ही हो, बिल्कुल मेरी तरह। वे पहाड़ पर चढ़ते हैं। किम ऊपर की तरफ धुएं का बड़ा गुबार देखती है। वहीं पर उन्हें चमकदार ग्लोस्टोन मिल जाते हैं, लेकिन नीचे एक विशाल फ्लेम टोड रोते हुए बैठा है। किम एक और टोड को देखती है जो मर चुका है। कू कहता है मादा टोड रास्ते में मर गई और उसकी पीठ पर जो अंडे हैं वो भी ज्यादा गर्मी से पक जाएंगे। यह सुनकर सब उदास हो जाते हैं। तभी चायन को एक आइडिया आता है। वो किम से कहता है यहाँ रुको और सीधे ज्वालामुखी के क्रेटर में कूद जाता है। वह टोड के सामने उतरता है तो टोड उसे देखकर घोर गुस्से से आग का एक विशाल गोला छोड़ता है, लेकिन चायन आग के बीच से ऐसे दौड़ जाता है जैसे गर्म हवा हो। वह टोड की नाक पर हल्की सी टपली मारता है और टोड वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। असल में चायन ने कोबरा का जहर इस्तेमाल किया था जो फ्लेम टोड जैसे पॉइजन रेसिस्टेंट दानों को भी कुछ मिनट के लिए बेहोश कर देता है। किम उसे आग से निकलते देख पूछती है तुम ठीक हो? चायन कहता है हाँ, मेरे शरीर में फ्लेम टोड के सेल भी हैं, मुझे आग कुछ नहीं कर सकती। वह टोड के अंडों को देखता है, कुछ पक चुके हैं लेकिन बाकी को वह ध्यान से बचा लेता है। पिता टोड होश में आता है और देखता है कि अंडे उसके पीठ पर सुरक्षित बांध दिए गए हैं। वह अपनी मरी हुई साथी को अंतिम सम्मान देता है। फिर वह किम के पास कूदता है, उसे एक गहरी नजर देता है और किम खुशी से कहती है देखो ये मुझे धन्यवाद बोल रहा है। चायन मन में जानता है
कि टोड दरअसल अपने साथी को याद कर रहा था, लेकिन वह किम की मासूम खुशी बिगाड़ना नहीं चाहता। किम बड़े बड़े पत्थर निकालने लगती है, कुछ तो उसके सिर जितने बड़े। चायोन चेतावनी देता है, पैर पर मत गिरा देना। उधर कू थक कर जमीन पर ढह जाता है। उसे याद आता है कि पहले वह ऐसे बड़े पत्थर खिलौनों की तरह उछाल देता था, पर अब वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। चायोन कहता है, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं, अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले जाओ। यह सुनकर कुक गुस्से से पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाता है, हम मॉन्स्टर के दोस्त नहीं होते, मैं उनसे मिलने नहीं जा रहा, मैं बस उनके लिए कुछ तोहफे छोड़कर जाना चाहता हूँ। चायोन हैरान हो जाता है कि यह छोटा और समझदार मॉन्स्टर अकेलापन भी महसूस करता है। शर्माते हुए कुक कहता है कि वो पछता रहा है क्योंकि उसने सही से गुड बाय नहीं कहा। फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। वो बताता है कि उसकी समझदारी ही उसका शाप थी। वह दुनिया की खूबसूरती को देख सकता था, दूसरे जीवों को समझ सकता था, लेकिन बाकी फिनिक्स बेवकूफ थे, कुछ भी खा लेते, किसी की परवाह नहीं करते। उसे लगता था बंदरों की भीड़ में फंस गया हो, इसीलिए वो झुंड छोड़कर अकेला निकल गया। और अब उसे नहीं पता कि वे जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि वह कभी उनसे सच में जुड़ा नहीं था। वो एक और पत्थर खींचकर निकालने की कोशिश करता है। अचानक पत्थर बाहर निकलता है और नीचे किसी चीज पर धड़ाम गिरता है। किम आवाज सुनकर दौड़ती है। नीचे एक अंडा फूटा हुआ पड़ा है। वह घबरा जाती है कि कहीं फिनिक्स बच्चे को मार तो नहीं दिया, लेकिन चायोन कहता है नहीं, फिनिक्स के अंडे बहुत मजबूत होते हैं। अंदर का बच्चा खुद बार बार धक्का मारकर सेल तोड़ना सीखता है। किम दुखी होकर कहती है, तो क्या हम इसे घर ले जाएं? कु तुरंत चिल्लाता है, नहीं, अगर यह बच्चे वाला अंडा फूट गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। चायोन कहता है कि उसे एक ऐसी सुरक्षित जगह याद है जहां यह अंडा ठीक रहेगा, इसलिए वह इसे साथ ले जाने का फैसला करता है। किम खुशी खुशी अंडा उठाती है और कुक बड़बड़ाता है कि इतना अजीब अंडा उसने पहली बार देखा है। चायोन उसे भरोसा दिलाता है कि वह उन सबको सुरक्षित रखेगा। वे सब मिलकर फिर से पत्थर निकालने लगते हैं। जब वे लौटते हैं, नाम उत्साहित खड़ा मिलता है। वह बैग उठाने की पेशकश करता है और जोर से कहता है कि वह काफी ताकतवर है। चायोन चेतावनी देता है, वह बैग बहुत भारी है। नाम जैसे ही उठाने की कोशिश करता है, धड़ाम, बैग जमीन पर गिर जाता है। वो चिढ़ते हुए पूछता है, तुम इसमें क्या भर कर लाए हो, इतना भारी क्यों? तभी चायोन नोटिस करता है कि नाम की आंखों में हल्की नमी है। वह पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर ये पट्टी कैसे लगी, कहीं लड़ाई हुई क्या? मुझे लगा तुम वैसे नहीं हो जो हर बार पिट कर आते हो। शर्मिंदा होकर नाम चुपचाप खाना बनाने के लिए दौड़ जाता है। किम उत्सुक होकर पूछती है, ये जो तुम चमत्कार पत्थर काट रहे हो, क्या बना रहे हो? चायोन कहता है, लाइट बल्ब, इसे छत पर लगाऊंगा। किम दंग रह जाती है, तुम बहुत बुद्धिमान हो और फ्लेम टोड को जिस तरह से बचाया, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। वो हंसकर कहती है, तुम बिल्कुल पापा जैसे हो गए हो। चायोन पूछता है, तुम्हारे कोकोनट ट्राइब वाले पापा कैसे थे? यह सुनते ही किम अपनी बात घुमाने लगती है। साफ दिख रहा था कि वह झूठ पकड़ में ना आए, इसलिए चुप हो गई। उधर कू धूप में आराम कर रहा था। तभी 3 छोटे मेंड्रागोरा बच्चों की एक टावर टीम उस पर चढ़कर हमला करने लगती है। सबसे ऊपर वाला मेंड्रागोरा घूमता हुआ ड्रिल अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स इतने आराम में था कि वह बच्चे उस पर लगकर उछलकर वापस गिर जाते हैं, जैसे रबड़ की बॉल जेली पर गिरी हो। बाद में नाम सबको एक स्वीट पोटैटो वाली रेसिपी देता है, जो आजकल बच्चों में काफी ट्रेंड कर रही है। पूरी शान से बताता है कि इतनी आसान रेसिपी होने के बाद भी यह कितनी शानदार लग रही है। किम और कू इसे खाकर दंग रह जाते हैं, लेकिन चायोन पहले अपने पुराने सवाल का जवाब देता है। नाम टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है और सच बता देता है। वह ए रैंक हंटर के पास से गुजर रहा था ताकि हंटर एसोसिएशन में टेस्ट देने जा सके, लेकिन उन ए रैंक वालों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे साथ एक ही हवा में सांस मत लो, तुम हमारी आभा खींच रहे हो। यह सुनकर नाम का खून खौल गया और उसने उनसे लड़ाई कर ली और पिट गया। फिर नाम बताता है कि असली बात जिसने उसे भड़का दिया वो यही थी कि उन्होंने कहा, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तेरे बालों जितनी गिरी हुई है क्या? ये बात नाम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और झगड़ा हो गया। चायोन पूछता है कि अगला टेस्ट कब है? नाम कहता है 60 दिनों बाद। यह सुनकर चायोन उसे स्पेशल ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है। नाम खुशी से झूम उठता है, लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी उड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पहला काम है किम की जगह बर्तन धोना। फिर उसे चमकदार पत्थरों पर जमी हुई ज्वालामुखी की धूल भी साफ करनी है। नाम हैरान रह जाता है, ये कैसा स्पेशल ट्रेनिंग है? चायोन उसे बेरहमी से बोलता है, अगर सारी जिंदगी बी रैंक लूजर बने रहना है तो छोड़ दे, नहीं तो काम कर। चायोन और किम मछली पकड़ने निकल जाते हैं और नाम अकेला मेहनत में लग जाता है। सीन नदी के किनारे शिफ्ट होता है। किम चिड़ी हुई है
क्योंकि वह कुछ पकड़ नहीं पा रही, जबकि नाम दूर से लगातार मछलियाँ पकड़ रहा है। नाम चिल्लाता है कि नदी के राक्षसी मछलियाँ उसे काटने दौड़ रही है, क्योंकि पानी वाली मॉन्स्टर से उसे डर लगता है। चायन चिढ़कर उसे फटकारता है, अपने शरीर के चारों ओर जादुई बैरियर बना लो। नाम घबरा जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे करना है। चायन उसे अपना एक खास क्रिस्टल पकड़ने को कहता है। नाम जैसे ही उसे छूता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, सारी ताकत गायब। चायन समझता है कि ये कच्ची बहुत घनी जादुई ऊर्जा वाला पत्थर है। वह बताता है तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है, जादू से भरा हुआ। फिर वह नाम की छाती पर हल्का सा धक्का दे देता है और अचानक नाम अपने शरीर के अंदर जादू को बहते हुए देख सकता है। धीरे धीरे उसके हाथ चांदी की रोशनी से चमकने लगते हैं। चायन उसे क्रिस्टल दोबारा उठाने को कहता है। नाम पूरी ताकत लगाकर उसे उठाता है और इस बार वह आसानी से सिर के ऊपर तक उठा लेता है। नाम पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे समझ आता है कि चायन ने उसे काम में झोंककर असल में उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। चायन कहता है अब पूरे शरीर में माना बहाते हुए अपना काम करते रहो। नाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। रात को तीनों लोग चमकते पत्थरों की हल्की रोशनी में सो रहे होते हैं, लेकिन फीनिक्स कू को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसने दिन में झपकी ले ली थी। अचानक वह देखता है कि किम चुपचाप बाहर जा रही है। पीछा करता है और देखता है कि किम उदास लग रही है, क्योंकि उसका एकमात्र कपड़ा गंदा हो गया है। वो नदी किनारे बैठकर धीरे धीरे उसे धो रही है, उम्मीद है कि साफ हो जाए। तभी चायोन भी वहां पहुंचता है और पूछता है कि वह रात के समय कपड़े क्यों धो रही है। कू ताना मारते हुए कहता है और क्या करेगी, उसके पास बदलकर पहनने के लिए दूसरा कपड़ा है ही नहीं। यह सब सुनकर चायन रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि वह खुद चाहे कपड़ों की परवाह ना करता हो, लेकिन किम की जरूरतों को उसने नजरअंदाज कर दिया। किम कपड़े धोकर बाहर निकलती है और अचानक सामने चायन और कू को देखकर सकपका जाती है। चायन माहौल को हल्का रखने के लिए कैजुअली कहता है रात की हवा अच्छी लग रही है, वह बस घूमने निकला है और कू भी साथ था। फिर पूछता है और तुम, क्या तुम भी टहल रही हो? किम शर्माते हुए सिर हिलाती है। चायन रुकने को कहता है और उसकी कमर पर एक रस्सी बेल्ट बांध देता है। फिर बेल्ट में कुछ फूल टक देता है। किम की आंखें चमक उठती है और वह कहती है यह तो बिल्कुल आपकी तरह लगता है। चायन हल्के से मुस्कुराता है और बताता है कि फोर्सिया उसका पसंदीदा फूल है। झाड़ियों में अचानक आवाज होती है। किम डर जाती है, लेकिन चायोन शांत होकर कहता है चिंता मत करो, बस एक स्टील टिड्डा है। वापस लौटते समय वो उससे धीरे से पूछता है कि उसे कपड़े या जूते चाहिए क्या। उसकी आवाज ज्यादा पिता जैसी लगती है। किम उलझकर कहती है उसे वह कपड़े पसंद है जो चायोन ने उसे दिए हैं। अगली सुबह चायोन इंसानों की दुनिया में पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट 13 के स्लम एरिया के पास। उसे लगता है कि किम के पास एक ही पोशाक होना ठीक नहीं। लोग उसे शक भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। वह सोचना शुरू करता है काश किम को भी साथ लाता ताकि वही अपनी पसंद चुन पाती। फिर सोचता है कि किम अभी इंसानों की दुनिया का सामना करने लायक मानसिक हालत में शायद नहीं है। वह हल्का सा हंसते हुए कपड़ों की दुकान की तलाश कर रहा होता है जब एक छोटा लड़का उसके पास आता है और कहता है मैं आपको 10,000 वॉन में सबसे सस्ती दुकान दिखा दूंगा। चायोन कहता है चलो, लेकिन पैसे बाद में दूंगा, पहले छुट्टे लेने हैं। लड़का समझ जाता है कि यह भी उन नए हंटर्स में से एक है जो डीमन रेल में लूट लिए गए होंगे। वह कहता है आमतौर पर मैं पहले पैसा लेता हूँ, लेकिन चलो इस बार यही सही। चायोन मुस्कुराता है। लड़का अपना नाम बताता है बांगशु। चायोन भी अपना नाम बताता है, लेकिन बच्चा हंसकर कहता है मैं तो आपको बिग ब्रदर ही कहूँगा। चलते चलते चायोन देखता है कि स्लम पहले से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। फिर अचानक बांगू पूछता है क्या आप अभी अभी जागे हैं? चायोन भाव उठाता है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? बांगू बताता है कि बिना किसी सामान के पोर्टल से बाहर निकलना आमतौर पर यही बताता है कि आप डेमन रेम से लूट लिए गए हैं। चायोन हंस देता है और कहता है कि लड़का अपनी उम्र के हिसाब से काफी जानकार है। बांगू नाराज होकर बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ, पोषण खराब है इसलिए छोटा दिखता हूँ। आगे चलते हुए चायोन कुछ गुंडों को देखता है। बांगू जल्दी से उसे चेतावनी देता है डिस्ट्रिक्ट 13 में मत जाना, डिस्ट्रिक्ट 11 का स्पेस गैंग कब्जा कर चुका है, पुलिस भी नहीं आती, पूरा इलाका कानून से बाहर है। वह बताता है कि वे अभी डिस्ट्रिक्ट 12 के किनारे पर है, जो स्लम का सबसे सुरक्षित हिस्सा है। चायोन चुपचाप चलता रहता है और सोचता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट 13 में अनाथालय अब भी मौजूद होगा जहाँ वह बड़ा हुआ था। उधर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में बाय 1 गेट 1 फ्री का बोर्ड लगा है। दुकान की मालकिन बेहद थकी हुई दिखती है। वो पछता रही है कि उसने बच्चों के कपड़े बेचने का बिजनेस यहाँ से क्यों शुरू किया, जहाँ लोग खुद बच्चों को पालने में मुश्किल महसूस करते हैं। वो सोच रही होती है तभी दरवाजा जोर से खुलता है। बांगू अंदर घुसता है। मैडम पार्क नमस्ते। दुकानदार चिढ़कर चिल्लाती है मुझे मैडम मत कहो, शादी नहीं की है मैंने। बांगू हंसते हुए कहता है ये भाई साहब कपड़े लेने
लेने आए हैं। चायोन सीधे कपड़े देखने लग जाता है। पार्क बांगू को बुलाकर उसकी कान पकड़कर डांटती है, हर बार तू कंगाल शिकारियों को ही यहाँ क्यों लाता है? मेरे पास पहले से ही उधार की पर्चियों का ढेर लगा है। बांगू खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मैं कैसे जानूं कि इनके पास पैसे है या नहीं? पार्क झल्लाकर चायोन की ओर देखती है और कहती है, और देखने से तो नहीं लगता कि इनके पास एक वॉन भी होगा। बांगू बचाव में बोलता है कि कम से कम यह आदमी हैंडसम तो है, और मैडम आपने ही तो कहा था कि ऐसे बेचारे हंटर्स को दुकान पर लाया करो जो आपके मर चुके भाई की याद दिलाए। पार्क गुस्से से बोलती है कि मैंने तो वो बात बस 2 बार कही थी, और अगर तुम ऐसे लोगों को लाते रहे तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। बांगू चिढ़कर कहता है, मैंने कब तुमसे मदद मांगी थी? पार्क थककर हाँफती है जैसे किसी माँ की तरह परेशान हो और कहती है, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, बाद में कुछ पैसे दूंगी। तभी चायोन शांति से बीच में बोलता है, मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ। वह जेब से 10 मिलियन वॉन का चेक निकालता है और बताता है कि यही उसका सारा पैसा है। यह देखकर पार्क और बांगू दोनों के होश उड़ जाते हैं। पार्क तुरंत वीआईपी मोड में चली जाती है। बांगू भागकर कुर्सी खींचता है, टेबल पर कुकीज और ड्रिंक रख देता है और फिर बड़े सम्मान से चायोन के गर्दन पर नैपकिन बांध देता है। पार्क खुशी से बताती है कि उसकी दुकान में वयस्कों से लेकर बच्चों तक के सबके कपड़े मिलते हैं। मुझे प्री स्कूल लड़की के कपड़े चाहिए, कुछ कपड़े मेरे लिए और कुछ जूते। पार्क का चेहरा खिल उठता है क्योंकि बच्चों के कपड़े उसकी खासियत है। वह तुरंत न्यू स्प्रिंग समर कलेक्शन निकालती है, लेस वाले, फ्रॉक, कैजुअल, पिंक के ढेरों शेड। बांगू उसके बगल में खड़ा होकर उसके कंधे दबा रहा है जैसे कोई ओवर टेंडेड असिस्टेंट हो। बिल बनाते समय पार्क की खुशी छुपी नहीं रहती। उसने 100 से ज्यादा आइटम बेच दिए और आधी दुकान खाली हो गई। वह पूछती है कि क्या कपड़े भेज दे, पर चायोन कहता है नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। फिर वह बांगू को एक सूट और 1 लाख वॉन देता है और कहता है, तुम्हारा एक एहसान अभी बाकी है, यह उसका हिस्सा समझो। दुकान से निकलते समय बांगू थोड़ा डरने लगता है। वह सोचता है, कोई आदमी किसी अनजान बच्चे पर इतनी आसानी से पैसे और कपड़े कैसे फेंक सकता है? कहीं ये किडनैपिंग का जाल तो नहीं? लेकिन फिर उसे पार्क जैसे दयालु लोग याद आते हैं और वह थोड़ा नरम पड़ता है। वह चायोन को उस इन तक ले जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। चायोन अंदर जाकर चेक करता है, फिर बाहर आकर कहता है, इन वाला ठीक है, साफ सुथरा भी है। वो बांगू को एक चाबी देता है और कहता है, अब तुम्हें सड़क पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने 1 साल का किराया और खाना दोनों भर दिए हैं। बांगू की आंखें फटी रह जाती है। वह डरते डरते बड़बड़ाता है, क्या ऐसे ही किडनैपिंग शुरू होती है? चायोन हंसकर कहता है, अरे यहाँ तो तुम खुद मुझे घसीट कर लाए थे। पोर्टल के सामने बांगू आखिरी बार पूछता है, आपने मुझे इतना सब क्यों दिया? हम तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं। चायोन हल्के से जवाब देता है, क्योंकि तुमने मुझे मेरे ही अतीत की याद दिला दी, मैं भी ऐसे ही जीता था। वो बांगू से कहता है कि अपना ध्यान रखना और फिर पोर्टल से वापस डीमन रेल में चला जाता है। उधर पहुंचते ही नाम राहत की सांस लेता है, जबकि किम दौड़कर पूछती है कि वह बिना बताए कहां गायब हो गया था। चायोन मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए एक उपहार लेने गया था। वो कपड़ों के पहाड़ को देखकर हैरान रह जाता है और नाम दुखी होकर बड़बड़ाता है कि इनमें से कोई भी उसके लिए नहीं है। किम उत्साह से उछलकर कहती है कि सारे कपड़े कितने प्यारे हैं। चायोन प्यार से कहता है कि वह जो चाहे पहनकर देख सकती है। इसी बीच लकड़ी के केबिन में रखा अंडा हल्का हल्का हिलने लगता है। चायोन कपड़े तहरा होता है और उसे समझ आता है कि ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां कितनी सुकून देती है। तभी अचानक किम कमरे से बाहर निकलती है, सिल्क की प्यारी सी ड्रेस पहने, रिबन वाली टोपी लगाए और वह बिल्कुल एक नन्ही सी प्रिंसेस लग रही होती है। चायोन मजाक में पूछता है कि क्या किम को यह ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है? किम शर्मा कर कहती है कि वह कुछ और भी पहनकर देखना चाहती है। फिर वह सस्पेंडर पैंट पहनने की कोशिश करती है लेकिन बिल्कुल फिट नहीं होती और वह फट से हार मानकर चायोन की एक बड़ी शर्ट पहन लेती है। फिर शर्ट सिर पर डालकर भूत बनने का नाटक करती है। वो और चायोन दोनों उसकी शरारत देखकर हंसी रोक नहीं पाते। काफी आउटफिट ट्राई करने के बाद किम आखिरकार वह चुनती है जिसमें वह छोटा सा चूजा प्रिटेंड होता है, क्योंकि वह उसे कू की याद दिलाता है। चायोन कहता है, बाकी कपड़े ठीक से रख दे। किम तुरंत मान जाती है। कू पूछता है, इतने कपड़े आखिर कहाँ रखेंगे, जगह तो खत्म हो रही है। चायोन कहता है कि वह एक ड्रेसिंग रूम बनाएगा जिसमें वॉक इन क्लोसेट भी होगा। वो समझ जाता है कि इसका मतलब है और पेड़ काटना, लेकिन चायोन मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास पहले से ही एक मजदूर है। वो नाम को बुलाता है, चलो खास मेहनती ट्रेनिंग का समय। नाम पूरे उत्साह से अंदर आता है और चायोन का लेदर सूट भी साथ लाता है जिसे वह ट्रेनिंग गियर कहता है। चायोन हैरान होता है कि उसने मेरा ट्रेनिंग सूट क्यों लाया। नाम समझाता है कि उस सूट पर कोई जहरीला पदार्थ लगा है, वह उसे छूते ही लगभग मर गया था। वह दंग है कि चायोन रोज कैसे आराम से इसे पहनता रहा। चायोन भीतर ही भीतर सोचता है कि शायद उसने इसे कभी ठीक से धोया ही नहीं। फिर शांत भाव से नाम से कहता है, ये पहन लो। नाम एकदम जम जाता है, मैं ये सूट तो जान ले सकता है। चायोन कहता है, पहन लो और लकड़ी काटने जाओ, वो बताएगा कौन से पेड़ काटने हैं। नाम की आंखें फटी रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले किम
किम चिल्लाती है, अंडा हिल रहा है। सब दौड़कर आते हैं। चायोन बताता है कि अब यह फूटने वाला है। नाम घबराकर पूछता है, कहीं ये डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर तो नहीं होगा? किम आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, ये बहुत क्यूट निकलेगा। किम और नाम बहस कर रहे होते हैं, तभी अंडे पर दरारें पड़ती है। एक छोटी सी आंख बाहर झांककर देखती है। दोनों की प्रतिक्रिया एकदम उल्टी पड़ती है। किम खुश, नाम डर से सूखा। अंडा टूटता है और बाहर एक छोटा सा मॉन्स्टर निकलता है। नुकीले पंजे, स्केल वाला शरीर और जीभ ऐसी जैसे झपटा मारने को तैयार, लेकिन देखने में इतना प्यारा कि चायोन खुद मुस्कुरा देता है। यह एक अजीब सा चिक स्नेक हाइब्रिड होता है। नाम स्तब्ध रह जाता है और तभी वह क्यूट राक्षस झट से उछलकर नाम के चेहरे से चिपक जाता है। नाम की चीख दूर दूर तक गूंज उठती है। कुछ देर बाद बाहर मैदान में कु नाम के सिर पर एक छड़ी ठोक ठोक कर उसे लकड़ी जल्दी उठाने को कह रहा होता है। नाम को लगने लगता है कि शायद वह हेलुसिनेट कर रहा है। जहरीले सूट में सांस लेना भी भारी हो रहा होता है और वह सोचता है कि चायोन कैसे इसे बिना पसीना बहाए पहन लेता था। उधर घर में चायोन कपड़े फोल्ड करता है, तभी किम दौड़ते हुए आती है। वो छोटा मॉन्स्टर ब्रेड खा रहा होता है और बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। सब मिलकर उसके लिए नाम सोचने लगते हैं। आखिरकार वह छोटा चूजा सासा नाम पाता है। जैसे ही नाम पक्का होता है, सासा अचानक किम के हाथ से कूदकर भाग जाता है और किम उसके पीछे दौड़ती है। कू यह देखकर कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि दोनों में दोस्ती बन रही है। चायोन उससे पूछता है कि क्या वो इस प्रजाति को पहचानता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा जीव नहीं देखा। वो सिर हिलाकर कहता है कि उसे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो चेतावनी देता है, मैंड्रागोरा जड़ों पर नजर रखना। ज्वालामुखी क्षेत्रों के जीव पौधों वाले राक्षसों को बहुत पसंद करते हैं। वे बहुत दुर्लभ होते हैं और जिनमें डार्क माना ज्यादा हो उन्हें तो सबसे पहले खाते हैं। उसी समय सासा रेंगता हुआ मेंढरा के बच्चों की तरफ बढ़ रहा होता है और मामला गंभीर लगने लगता है। किम कहती है, क्या मैं रोक दूं? चायोन सिर हिलाता है, नहीं। डेमन रेल्म के बच्चे मॉन्स्टर अपनी ताकत खुद तय करते हैं। ये दोनों अभी छोटे हैं, खुद अपना हिसाब लगा लेंगे। सासा छोटे मेंढरा पर झपटता है, लेकिन बड़ा मेंढरा आगे आकर उसके वार को ब्लॉक कर देता है और असली टकराव शुरू हो जाता है। मेंढरागोरास तिकोने में खड़े होकर अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दूसरा मेंढरा आगे आकर हमला करता है, लेकिन सासा अपनी पूंछ से उसका वार रोक लेता है। छोटा सासा जीत की खुशी में दांत दिखाकर मुस्कुराने लगता है। कू उसे चेतावनी देता है, इतनी जल्दी ढीला मत पड़। और जैसे ही वह कहता है, सबसे छोटा मेंढरा पीछे से छलांग लगाकर आता है और अपनी नन्ही से मुट्ठी से सासा के गाल पर एक हल्का सा मुक्का मार देता है। वार बहुत हल्का होता है, लेकिन सासा रोते हुए पीछे हट जाता है और आंसुओं में डूब जाता है। किम तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है और उसे शांत करती है। चायोन मुस्कुराकर घोषणा करता है कि मेंढरागोरा इस लड़ाई के विजेता है। नाम और कू दोनों मान जाते हैं कि लड़ाई मजेदार थी। चायोन कहता है, सब वापस अपने काम में लग जाओ। कू फिर से नाम के चमकते टकले पर अपनी छड़ी ठक-ठक करने लगता है। कहीं दूर विशाल समुद्र के ऊपर एक ईगल काइमेरा तेजी से उड़ रही है, जैसे किसी तगड़ी जल्दी में हो। उधर घर में कू नाम को जोर लगाकर लकड़ियां खींचने को बोल रहा है, जबकि किम और सासा लकड़ी पर कीचड़ जैसा कोट चढ़ा रहे हैं ताकि वे वाटरप्रूफ हो जाए। चायोन कपड़े तह करके अपने आसपास देखता है और सोचता है कि आज का लंबा दिन आखिर खत्म होने को है। नाम जो 2 रातों से नहीं सोया थक कर बैठ जाता है और चायोन का वह जहरीला लेदर सूट दूर फेंक देता है जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। वह नए तैयार हुए चेंजिंग रूम को ध्यान से देखता है, हर कोना चेक करता है और सोचता है कि यह ठीक से बना भी है या नहीं। चायोन अंदर आता है और कहता है, तुमने उम्मीद से भी अच्छा बनाया है। किम नोटिस करती है कि कमरे में हल्के फूलों की खुशबू है, फिर सबको महकाने लगती है। वो पूछती है, फूलों जैसी महक क्यों आ रही है? चायोन बताता है कि कू ने एक ऐसी खास लकड़ी चुनी थी जिसमें प्राकृतिक सुगंध होती है और जो कपड़ों को अच्छा महकने देती है। किम खुश हो जाती है, यहाँ तक कि मेंड्रागोरास और सासा भी खुश दिख रहे हैं। नाम पहली बार सासा नाम सुनकर पल के झपकाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका नाम तय हो चुका है। चायोन कहता है, अगर कोई बेहतर नाम हो तो बदल सकते हैं। नाम तुरंत बोलता है, स्नेक चिक। किम कहती है, नहीं नहीं, मेरा सुझाव है पाक। वो अपने पूरी शान के साथ कहता है, नाम होना चाहिए ड्रॉअर के अंदर गूंजते महान कदमों का योद्धा। चायोन उसे घूर कर देखता है, फिर हार मानकर कहता है, रहने दो, इसका नाम सासा ही रहेगा। कोई बहस नहीं करता। कू फिर पूछता है, अब अगला काम क्या है? चायोन बताता है कि एक चिंता है जो अकेले रहने पर नहीं होती थी। उसके घर के चारों ओर एक बाड़ चाहिए ताकि कोई भी घुसपैठिया पास ना आ सके। नाम शक से कहता है, कोई पागल इस डरावनी जगह पर क्यों आएगा
चायोन समझाता है एस रैंक मॉन्स्टर या हंटर भी अचानक टपक सकते हैं, एहतियात बेहतर है। वो सहमति में सिर हिलाकर कहता है कि समुद्री इलाके में एक पीला क्वार्ट्ज मिलता है जो काले पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर वे उसे बेस बनाकर बाड़ बनाए तो वह रात को हल्का चमकेगी और घर एक कैंप साइट जैसा सुंदर लगेगा। किम उछल पड़ती है, हम बीच पर जाएंगे। नाम की हालत खराब हो जाती है और तभी नाक से खून बहने लगता है। वो तुरंत बीमार बनने का ड्रामा करता है, मुझे इंसानों की दुनिया में जाकर डार्क माना साफ करवाना होगा। चायन उसे जाने देता है लेकिन कहता है हम देर से लौटे तो मेंड्रागोरास का ध्यान रखना। नाम जाते जाते चेतावनी देता है कोस्टल रीजन बहुत खतरनाक है, ए रैंक और उससे नीचे के हंटर भी वहाँ कदम नहीं रखते। चायोन चौंक जाता है। नाम बताता है वहाँ 2 डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर राज करते हैं जो कभी इंसानों द्वारा बनाए गए काइमेरा हंटर थे। चिड़िया जैसा चेहरा, मानव जैसा शरीर। यह बात चायोन को भी एक पल के लिए रोक देती है। उधर उसी समुद्री इलाके में हंटरों का एक दल ठीक उन्हीं 2 काइमेराज में से एक को पकड़ने के मिशन पर पहुंच चुका है। एक हंटर अपने ट्रैकिंग शॉट को चार्ज करता है और उड़ते हुए दैत्य पर फेंक देता है। गोली सीधी लगती है लेकिन उस पर तो जैसे असर ही नहीं होता। वो बस आसमान चीरता हुआ आगे उड़ता रहता है जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। हंटरों को लगता है कि शायद वो भाग रहा है। सभी आराम से सांस छोड़ते हैं और कहते हैं डिजास्टर क्लास वाला किस्सा शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। उनमें से एक तो यह तक कह देता है कि पीछा करो, अभी खत्म करते हैं इसे। लेकिन उनका लीडर उनको रोक देता है। वह कहता है कि इंतजार करो, जब यह अपने ठिकाने लौटेगा तब वार करेंगे। वो याद दिलाता है कि इस इलाके में 2 काइमेरा है, एक का पीछा करके दूसरे के घर में जाकर मरने की जरूरत नहीं। एक जूनियर हंटर जिज्ञासा से पूछता है कि ये काइमेरा 60 साल बाद भी जिंदा कैसे है और कैसे इनके शरीर अब भी इंसानों जैसे लगते हैं। कैप्टन बताता है कि ये सब पुराने प्रयोगों की नाकामियां हैं, ऐसे प्रयोग जिन्हें कभी मानवता की तरक्की का कदम माना गया था। कुछ काइमेरा सफलता थे लेकिन जो फेल हुए उन्हें खत्म करना ही बेहतर समझा गया। अचानक एक हंटर चिल्लाता है, वो वापस मुड़ा है। उड़ता हुआ दैत्य आकाश में तेज मोड़ लेता है और असंभव स्पीड से उनकी ओर लौटता है। आवाज की रफ्तार भी तेज। कैप्टन की आंखें चौड़ी हो जाती है और वह चिल्लाता है, सब लोग बैरियर उठाओ। अगले ही पल काइमेरा अपने पंख फड़फड़ाता है और एक ही हल्के वार से उनका बैरियर कांच की तरह तोड़ देता है। उड़ते हुए टुकड़े हंटरों को जमीन पर गिरा देते हैं। सबको समझ आता है कि उन्होंने गलत लड़ाई चुन ली थी। कैप्टन घबराकर चिल्लाता है, रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन उनके कहने से पहले ही घातक हमला फिर आने वाला होता है। तभी अचानक किम प्रकट होती है और अपनी मेटेलिक शील्ड से पूरा वार रोक लेती है। काइमेरा हवा में रुक जाता है क्योंकि उसके सामने उसी की तरह दूसरा प्राणी खड़ा है। दोनों सावधानी से नीचे उतरते हैं। किम तुरंत बोल पड़ती है, ये गौरैया अंकल लोगों को परेशान कर रहा था। चायन उसे एक नजर देखता है और मन में सोचता है कि मामला उल्टा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं कहता। इधर एक हंटर अपने कैप्टन को आवाज देता है, सर, एक मशीन वाला जीव दिखा है। कैप्टन चौंक जाता है। हंटर उसे अपना ट्रैकर दिखाता है और तभी चायन समझ जाता है किम के शरीर पर भी वो ट्रैकर लगा हुआ है जो इंसानी दुनिया से आया है। चायन काइमेरा की तरफ देखता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम काफी समय पहले एक ही कमरे में रखे गए थे। तुम्हारा नंबर क्या था? काइमेरा की आंखें फैल जाती है। वो समझने की कोशिश करता है। काइमेरा के दिमाग में जैसे कुछ खुलने लगता है। पीछे हंटरों के बीच फुसफुसाहट शुरू। भागना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। चायन उनकी तरफ देखता है और कहता है, अगर इन्हें भागने दिया तो फिर और मुसीबतें आएंगी। दोनों ओर के लिए बेहतर है यही खत्म कर दे। उधर काइमेरा के भीतर एक हल्की सी याद जागती है, चायन की खुशबू, और अचानक उसे अपनी पुरानी लैब याद आती है। वह जगह जहाँ वे दोनों कभी साथ साथ पड़े रहते थे, एक ही कमरे में, एक ही नर का हिस्सा बनकर। वही तेज तीखी गंध काइमेरा सेल फ्यूजन वाली दवाई की जो टीडीए के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती थी। गंध पहचानते ही काइमेरा अचानक ठिठक जाता है और चायोन को उसके पुराने नंबर से पुकारता है 17। जंगल के अंदर वो बॉड बॉय अपनी बहन को पीठ पर उठाए दौड़ रहा है। बहन के शरीर में उस प्रयोग के साइड इफेक्ट शुरू हो चुके थे। उसे लगा कि शायद बहन को साथ भगा कर वह गलती कर बैठा। शायद उसे उसी डरावनी लैब में छोड़ आना ज्यादा सुरक्षित होता। बहन धीरे से कहती है कि उसके पंख बहुत गर्म लग रहे हैं। यह सुनकर वह रो पड़ता है क्योंकि उसके पंख इतने बड़े नहीं थे कि दोनों को उड़ाकर आजादी दिला सके। फिर भी वो बहन से कहता है, बस थोड़ा और सह लो। मन ही मन वो किसी चमत्कार की उम्मीद करता है और तब अचानक एक टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है। सामने चायोन खड़ा था, बिल्कुल बेफिक्र चेहरे के साथ। बर्ड बॉय चिढ़कर पूछता है, ये क्या कर रहे हो?
चायन बहुत शांति से कहता है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि ऊपर वाले वैज्ञानिक ने फैसला कर लिया है कि उन्हें तुम्हें निपटाना है। बर्ड बॉय को उसकी बात अजीब लगती है, लेकिन चायन आगे बताता है कि 3 दिन बाद तुम्हारे शरीर में लगी डेटोनेशन कर्स फट जाएगी। यह तुम दोनों को मारने के लिए सेट की गई है। फिर वह कहता है कि बहन को छोड़ाना बेहतर होगा क्योंकि उसे डिस्पोजेबल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। वह और दवाई लेती रहेगी तो शायद कुछ साल और जी सके। यह सुनकर बर्ड बॉय भड़क जाता है, तुमने कभी साइड इफेक्ट झेले ही नहीं, तुम्हें क्या पता कि हम पर क्या गुजरती है। उसे एक घटना याद आती है जब साइड इफेक्ट इतने भयानक हुए कि उसकी बहन ने खुद उससे कहा कि वह एक दिन बाहर की सच्ची जिंदगी जीना चाहती है, लैब के नरक में लंबी पर टूटती जिंदगी नहीं। यह समझते ही उसके पंख अचानक बड़े हो जाते हैं। वह चायोन से कहता है, अब बहस बंद कर, बस लड़ाई की तैयारी कर। लेकिन चायोन बिना कोई भाव दिखाए देखता रहता है। फिर अचानक एक गेट खोल देता है। बर्ड बॉय दंग रह जाता है, एक टेस्ट सब्जेक्ट के पास गेट की कैसे? चायोन उसे 2 संभावनाएं बताता है। अगर वह डीमन रेल में गया तो उसकी मानव कोशिकाएं डेमोनिक ऊर्जा से भ्रष्ट हो सकती है और वह मर सकता है, या फिर उसकी डेमन कोशिकाएं उस ऊर्जा को सोख कर जाग जाएगी और वह बच जाएगा। और सबसे जरूरी, जैसे ही वह डेमन रेल में जाएगा उसके शरीर का डेटोनेशन कर्स निष्क्रिय हो जाएगा, वह नहीं फटेगा। बर्ड बॉय सोच में पड़ जाता है, डीमन रेल में जिंदा रहना आसान नहीं, शरीर और दिमाग दोनों को मैजिक बैरियर से बचाना पड़ता है। उन जैसे बच्चों के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी वह रिस्क लेने का फैसला करता है क्योंकि यही एक उम्मीद बची थी। जाते समय उसे बुरा लगता है कि दोनों इतने साल साथ रहे और कभी एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। वो अपना नाम बताता है यूबॉम, चायोन भी अपना नाम बताता है। दृश्य फिर वर्तमान में लौटता है। चायोन हंटरों से पूछता है कि वे वहाँ क्यों थे। वे मूर्खों की तरह घूरते रहते हैं और कहते हैं उन्हें कुछ याद नहीं। चायोन समझ जाता है, उसने उन पर ओलिवियन फ्लावर की शक्ति इस्तेमाल की थी जो पिछले 3 घंटे की यादें मिटा देती है। यूबॉम तुरंत पहचान लेता है और उत्साहित होकर कहता है, हाँ तुमने वही किया है ना? फिर यूबॉम उसे उसके नाम से पुकारता है चायोन और खुशी जताता है कि उसने उसे अब भी याद रखा। किम मासूमियत से पूछती है, क्या ये चिड़िया अंकल आपके दोस्त हैं? चायोन बहुत सहज भाव से कहता है, हाँ ये स्पैरो ट्राइब से है। चायोन फिर किम से पूछता है, क्या वह ठीक कह रहा है? क्या स्पैरो ट्राइब और कोकोनट ट्राइब आपस में अच्छे दोस्त होते हैं? किम तुरंत हाँ में सर हिला देती है। यूबॉम हैरान सा देखता रहता है कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। किम अचानक उसे माफी मांगती है कि उसने उसे शुरू में बुरा इंसान समझ लिया था। फिर सब लोग मिलकर यूबॉम के घर पहुंचते हैं जो असल में एक बहुत बड़ा घोंसला है। वहाँ वे सब एक अजीब सा क्लैम वाला पकवान खाते हैं जिसका स्वाद पहले कभी किसी ने नहीं चखा था। किम तो इतना खुश हो जाती है कि वह तुरंत और खाने की मांग करती है, लेकिन यूबॉम शर्मिंदा होकर कहता है उसके पास और सामान नहीं है। लेकिन छोटी पगली किम वहीं रुकने वाली कहाँ, वह खुशी खुशी दौड़कर जाती है ताकि दुगुनी क्लैम पकड़कर ला सके। अब जब चायोन और यूबॉम अकेले रह जाते हैं, यूबॉम बताता है वह इतने साल डेमन रियल में इसलिए बचा रहा क्योंकि उसके शरीर में इमोर्टेलिटी सेल्स लगाए गए थे। फिर वह सीधा सवाल पूछता है कि तुमने कभी लैब से बदला लेने का सोचा? चायोन आराम से जवाब देता है कि हाँ कभी कभी दिमाग में आता है, लेकिन अभी जिंदगी ठीक चल रही है इसलिए कोई जल्दी नहीं। जब वह वही सवाल यूबॉम पर पलटकर फेंकता है तो यूबॉम बताता है कि उसके शरीर में अभी भी डेटोनेशन कर्स मौजूद है, जिसका मतलब है कि एक दिन वह आतिशबाजी की तरह फट जाएगा। चायोन यह भी नोटिस करता है कि यूबॉम अपने पंखों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करता है। फिर पूछता है, क्या तुम अपनी गर्दन वापस इंसानी रूप में ला सकते हो? यूबॉम कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी बहन का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया था, इसलिए अगर वह खुद वापस इंसानी चेहरा ले लेता तो बहन को बहुत बुरा लगता। इसके बाद चायोन एक और बड़ा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम बस 1 महीने और जी पाओगे? यूबॉम डर के मारे पीछे हट जाता है, तुम्हें ये कैसे पता? सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जब वह पृथ्वी छोड़कर यहाँ आया था। वह लगातार ट्रेनिंग करता रहा ताकि डेमोनिक ऊर्जा से बच सके। कुछ समय तक उसका मैजिक और डेमोनिक ऊर्जा संतुलन में रहे, लेकिन एक दिन उसकी बहन के अंदर की ऊर्जा अचानक बेकाबू हो गई। उसकी बहन का माना होल फटने की कगार पर पहुंच गया। उसे बचाने की कोशिश में यूबॉम ने खुद अपनी कोर को हमेशा के लिए क्षति पहुंचा दी। तब से उसकी बहन स्लीपिंग फ्रूट पर जिंदा है जो उसे लगातार नींद में रखती है ताकि बीमारी तेज न बढ़े। यही कहानी सुनकर चायोन को याद आता है मैंड्रागोरास के जड़ से वह दवाई बनाई जा सकती है जो किसी भी माना होल को 100% ठीक कर देती है, चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। उधर एक अंधेरे कमरे में बहन अकेली बैठी है, उसके पास सोने वाले फल बिखरे पड़े हैं। वह दर्द में कांप रही है और अचानक उसके भीतर की डेमोनिक शक्ति पूरी तरह से फट पड़ती है। उसका शरीर बेकाबू हो जाता है। इधर चायोन यह खबर देता है कि यूबॉम और उसकी बहन दोनों ठीक हो सकते हैं। यह सुनकर यूबॉम अविश्वास में जम जाता है। पहली बार उसे लगता है कि शायद उनका
लाइलाज रोग सच में ठीक हो सकता है। चायोन बताता है कि यू के जाने के बाद हमने अल्केमी सीखी थी और उसने यह भी सीखा कि माना होल की चोट कैसे ठीक की जाती है। बस मैंड्रागोरा रूट्स के पानी को उबाल कर पीना है। पौधा का छोटा हिस्सा होते हुए भी रूट्स में पूरा जीवन बल होता है, इसीलिए वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। चायोन सोच भी नहीं सकता था कि जो पौधे उसने मजे में उगाए थे वे इतने कीमती निकलेंगे। वो यू को खुद दवाई बना कर देने की पेशकश करता है, क्योंकि यू इंसानी दुनिया में जाकर अल्केमिस्ट ढूंढ नहीं सकता। इसके बदले में चायोन बस इतना चाहता है कि यू उन दो बेवकूफों किम और कू का ध्यान रखे जिन्हें वह पीछे छोड़कर जा रहा है। चायोन पूछता है यू उसे बदले में क्या देगा। पैसे तो उसके पास नहीं है, तो वह एक बड़ा सा बैग पकड़ा देता है जिसमें हंटर्स आमतौर पर बहुत सारी चीजें रखते हैं। इसके बाद चायोन धरती पर लौट आता है और अपने हमेशा साथ रहने वाले पार्टनर बांगू से कहता है कि उसे एक अच्छा अल्केमिस्ट ढूंढने में मदद करे। बांगू याद करता है कि करीब 1 साल पहले स्लम्स में अल्केमी की एक नई शाखा खुली थी। बात करते करते चायोन नोटिस करता है कि बांगू के हाथों में सैंडबैग बंधे हैं। बांगू गर्व से बताता है कि ये उसकी ट्रेनिंग है। वह एक दिन अपने बड़े भैया चायोन जैसा ताकतवर बनना चाहता है, इतना कि सिर्फ मुक्कों के भरोसे डीमन रेल में उतर जाए। दुकान के बाहर पहुंचकर बोंगू बताता है कि वहाँ का नया मैनेजर बहुत बढ़िया अल्केमिस्ट माना जाता है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। कुछ देर बाद वे मैनेजर को देखते हैं। वो टहल रहा है और बहुत तनाव में है, शायद कर्ज का भुगतान नहीं कर पाया है। बांगू तुरंत समझ जाता है कि लोन शार्क्स उसे परेशान कर रहे हैं। वह दुखी होते हुए कहता है कि स्लम्स में बिजनेस चलाने के लिए कर्ज लेना मजबूरी है। मैनेजर पहले शहर की बड़ी शाखा में 20 साल काम कर चुका था, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ, लेकिन अचानक उसे घटिया तरीके से स्लम्स में धक्का मारकर भेज दिया गया क्योंकि उसने अपने गंदे बॉस की चोरी की रिपोर्ट कर दी थी। उसका बॉस बहुत लालची था और जो पैसे स्लम्स की मदद के लिए आता था वो खुद उसे खा जाता था। मैनेजर जैसे ही बांगू को देखता है उसका चेहरा खिल उठता है। बांगू तुरंत बताता है कि उसका बड़ा भाई अल्केमिस्ट ढूंढ रहा है। मैनेजर जिसकी चाल ढाली बताती है कि वह असली प्रो है, प्यार से बोंगू के सर पर हाथ फेरता है और दोनों को अंदर आने का निमंत्रण देता है। उधर दूसरा अल्केमिस्ट बोर होकर बैठा होता है क्योंकि उसका बॉस बेकार है और काम हफ्तों से ठप पड़ा है, लेकिन उसकी बोरियत तब खत्म होती है जब मैनेजर चायोन और बोंगू को साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि उनके लिए ड्रिंक्स लाओ। चायोन छोटी मोटी बातें नहीं करता, सीधे मुद्दे पर आता है। वह कहता है कि मैनेजर जैसे ए रैंक अल्केमिस्ट मैंड्रागोरा रूट से शुद्ध माना वाटर बना सकेंगे। मैनेजर हैरान रह जाता है कि चियोन को उसका रैंक भी पता है और दुख से बताता है कि उसके पास इतनी हाई ग्रेड सामग्री अभी नहीं है। तभी हमारा लड़का एक मैंड्रा रूट निकालता है जो इतनी तेज डेमोनिक ऊर्जा छोड़ रहा होता है कि लगता है जैसे जिंदा हो। दोनों अल्केमिस्ट इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, जैसे यह अभी अभी तोड़ा गया हो। पैसे के तौर पर चायोन बेझिझक कोस्टल रीजन से लाए सबसे दुर्लभ सामान मेज पर रख देता है। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जब वे दोनों उस खजाने को देखकर खुशी में पागल होने के बाद शांत होते हैं, चायोन पूछता है इतना काफी है। मैनेजर हंसकर कहता है इससे ज्यादा तो हमें कभी मिला ही नहीं, और वह उन सामानों की जांच करवाने चला जाता है। चायोन कमरे में इधर उधर देखता है और एक और मैंड्रा रूट देखता है जो पानी वाले जार में तैर रहा है, एकदम बेजान। मैनेजर कहता है कि वो महीनों पहले मर चुका है। चायोन थोड़ा सा अपना माना उसमें डालता है और सूखा हुआ रूट अचानक हिलने लगता है। मैनेजर की आंखें ऐसी फैलती है मानो उसे भूत दिख गया हो। वो गुस्से में कहता है कि उसने उस रूट में कई बार बहुत ज्यादा माना डाला था, फिर भी कभी ऐसा असर नहीं हुआ। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और उसका पुराना बॉस अंदर घुस आता है। वो कमरे की हालत का मजाक बनाने लगता है। वह यह भी ताना मारता है कि उसने सुना है कि कोई बहुत महंगा सामान यहाँ आया है। मैनेजर समझ जाता है कि उसका डरपोक असिस्टेंट सब उसे बता चुका है। यह घुसपैठिया अपना नाम बताता है गी जोंग ली, जो गोल्ड सिटी की शाखा का हेड है। वो चायोन से कहता है कि इतने कीमती सामान देने के बदले उसे शानदार इनाम मिलेगा। उसका घमंडी चेहरा और वाहियात हंसी चायोन को इतनी चढ़ा देती है कि वो उसे गोली मार देना चाहता है, पर तभी उसे उस आदमी के सरनेम पर शक होता है। वो पूछता है क्या तुम नोबेल प्राइज पाने वाले बोग दे आन के रिश्तेदार हो? गी जोर से हंसता है और गर्व से कहता है हाँ, मैं उसका पोता हूँ।